ईवी रेट्रोफिटिंग एक सॉल्यूशन की तरह देखिए, एक ऐसा माध्यम है हम्म, जिससे हम एग्जिस्टिंग व्हीकल का एफिशिएंसी, रनिंग कॉस्ट, कुछ फीचर्स, वैल्यू एडेड फीचर जिसको हम कहते हैं, वो हम इंक्रीमेंट और अप्रिशिएट कर सके। किसी भी कार के अंदर इसको फिट कर सकते हो या कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जिसके अंदर ये काम करता है? एक पहले ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैंने इसको पेटेंट फाइल कराया। पेटेंट अच्छा, फाइल फर्स्ट फर्स्ट ईयर में आप इतना सोचने लग गए थे और आपने पेटेंट भी फाइल करवा लिया था? हमारे लिए हमेशा ये एक्स ईवी था। इट्स अ जेनेरिक सॉल्यूशन which has series hybrid, parallel hybrid, plug-in hybrid, battery electric vehicle configuration all into one. Fox Motor is India's first XEV retrofit car company, और उसके लिए हम एक सप्लाई चेन कंसोलिडेशन का रोल प्ले करना चाहते हैं। देखा जाए तो यार, एक आम इंसान इतना भरोसा करके हम्म। एक कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है, गाड़ी एक दिल से जुड़ा परचेज है उसके लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नए आइडियाज़ और इनोवेशंस को, जो कि हमारी लाइफ में और हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेके आने वाले हैं। ऐसी ही एक इंडस्ट्री है जिसके बारे में आप लोग न्यूज़ में बहुत सुनते होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी इंडस्ट्री। नए व्हीकल्स तो बहुत सारे आ गए हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री और है जो कि ईवी का ही सेगमेंट है, ईवी रेट्रोफिटिंग या एक्स ईवी। मतलब कि आपकी नॉर्मल पेट्रोल या डीजल की गाड़ी को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक ऐसी ही कंपनी फोक्स मोटर जो ये काम कर रही है, उनके फाउंडर निखिल आज हमारे साथ है, और निखिल के साथ हमने एक बहुत ही इंटरेक्टिव पॉडकास्ट किया है। वो इस फील्ड के एक्सपर्ट है, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और आज हमने उनसे डिस्कस किया है सेफ्टी के बारे में, कंप्लायंस के बारे में, और ये ईवी रेट्रोफिटिंग कैसे फ्यूचर हो सकता है, क्या ये एक बेटर ऑप्शन है नॉर्मल पेट्रोल डीजल या सीएनजी कार से, और ये इंडस्ट्री आगे चलकर कहाँ पे जाने वाली है। अगर आप ईवी एंथुजियास्ट नहीं भी हैं तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हो जाएंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ईवी के बारे में हर को यही बोला कि फ्यूचर ईवी का ही है। राइट। उसी में एक ये जो टेक्नोलॉजी आ जाता है जो कि अपकमिंग है, लेकिन इसके बारे में मैंने सुना है कि ये भी बहुत प्रॉमिसिंग है, ईवी राइट। रेट्रोफिटिंग। हाँ जी। बिकॉज आप उसी फील्ड से हो, तो आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये ईवी रेट्रोफिटिंग एग्जैक्टली है क्या। ईवी रेट्रोफिटिंग एक सॉल्यूशन की तरह देखिए, हम्म। ताकि उसको एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की तरह, ठीक है। रेट्रोफिटमेंट एज अ सॉल्यूशन। हर गाड़ी, चाहे कार, चाहे बस, चाहे टू व्हीलर, चाहे थ्री व्हीलर, एक ऐसा माध्यम है हम्म। जिससे हम एग्जिस्टिंग व्हीकल का एफिशिएंसी, रनिंग कॉस्ट, कुछ फीचर्स, वैल्यू एडेड फीचर जिसको हम कहते हैं, वो हम इंक्रीमेंट और अप्रिशिएट कर सकें, हम्म। ताकि एंड कस्टमर को जो उसको व्हीकल से एक्सपेक्टेशंस हैं, जहां वो कुछ लैग कर रहा है, वो रेट्रोफिटमेंट उसको सॉल्व कर सके। सो रेट्रोफिटिंग इज अ सॉल्यूशन which is technological viable, and for the customers to appreciate the more incremental features and efficiency in order to get more out of their expectations and the dreams they have with their emotionally connected when they are with having a vehicle with the liberty to drive anywhere। कभी उनको सोचना ना पड़े कुछ। अब जैसे हम देखते हैं अक्सर गाड़ियों में, हम्म। जब कोई मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी खरीदता है तो वो ऑटोमेटिक वाले फीचर चाहता होता है। ठीक हाँ, है। एग्जैक्टली करेक्ट है। जब कोई ऑटोमेटिक वाली फीचर होते हैं उसके पास, तो वो कहता है मुझे मैनुअल का मजा चाहिए। ऐसे छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस, किसी को रनिंग कॉस्ट पे एक्सपेक्टेशंस होती है, किसी को कोई वैल्यू एडेड फीचर्स पे होता है कि मेरे को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कोई वॉइस ओवर डिमांड, एंड दीज टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज कैन बी more applicable via a retrofitment into an existing vehicle। तो मतलब एग्जिस्टिंग व्हीकल के लिए सॉल्यूशन है। हाँ जी। तो व्हाट एग्जैक्टली, मतलब एग्जिस्टिंग व्हीकल में किसी भी कार के अंदर इसको फिट कर सकते हो या कुछ स्पेसिफिक
मॉडल्स हैं जिसके अंदर ये काम करता है, मतलब डीजल कार है, पेट्रोल कार है, कौन सा कार होना चाहिए, मान लो मेरे पास एक क्रेटा है, उसमें फिट हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट्रोफिटमेंट इज ऑलवेज मॉडल स्पेसिफिक, हम्म। क्योंकि अगर ये हर मॉडल के लिए अलग से डिजाइन डेवलप नहीं किया गया तो हमेशा इसमें कुछ ना कुछ कमियां पेशियां रहेंगी. So ठीक है। retrofitment should always be taken in as model specific solution, हम्म। where we could see that when it is designed developed from scratch for any specific model, it regardless of being a specific for a petrol engine or a diesel engine or retrofitment solution, इंजन कैपेसिटी या इंजन टाइप पे डिपेंड नहीं करता. ये हम्म। परफॉर्मेंस को इंक्रीमेंट करने के लिए देखा जाता है. हम्म। में हम अ, हर व्हीकल के लिए उसके स्पेसिफिक डिजाइन पैरामीटर्स होते हैं, उसके लिए एक स्पेशल एफर्ट लगता है उसको डेवलप करने के लिए, ताकि उसकी फिटमेंट बिल्कुल इजी हो और आगे मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज में भी कस्टमर या जो सर्विस ऑपरेटर है उसको कोई इशू ना आए. सो इट्स इट्स बी टू बी डिजाइन एंड डेवलप लाइक अ प्लग इन प्ले मॉडल. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए मॉडल स्पेसिफिक सॉल्यूशन होना इसके लिए बहुत ज्यादा कारगर है, ताकि इंडस्ट्री में भी और कस्टमर के लिए भी जितना आसान होगा समझने के लिए, उसको यूज करने के लिए, उतना ही उसे आसान होगा मेंटेन करने के लिए भी. हम्म। एंड इट्स मोर ओवर नॉट स्पेसिफिक when we talk about a XEV solution, हम्म। by the virtue of which you can convert any car having a petrol engine or a diesel engine uh, into a XEV vehicle, where it could have all sorts of hybrid configurations. इसमें जैसे दुनिया भर में टोयोटा की टेक्नोलॉजी हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट मानी जाती है, और टेस्ला की सबसे अच्छी मानी जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल परफॉर्मेंस में, जो उनका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, या टोयोटा की देखा जाए तो हाइब्रिड कंट्रोल स्ट्रेटजीज है. पर जब हमने ये शुरू करा था बनाना आज से 15 साल पहले, एट द फर्स्ट प्लेस हमारे लिए ये एग्जाम्पल था कि इंडिया में मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं. हाँ, सो सही बात है। आई इन्वेंटेड दिस टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट एट द एज ऑफ 15, जबकि मेरे स्कूल के दिनों में मेरे घर पे एक पुरानी गाड़ी थी जिसको मैंने कन्वर्ट करने का सोचता था मैं कभी, कि आने वाले टाइम में मैं इस यार ये हम्म। एक मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी है. स्कूल टाइम पे हमारी पॉकेट मनी भी कुछ इतनी वो होती थी कि हम सही बात है। लोकली चलाने के लिए गाड़ी मिलती थी पेरेंट्स से, तो हमने सोचा. ऑटोमेटिक तो आई थिंक बहुत ही रिसेंट फिनोमिना है। ऑटोमेटिक देखा जाए तो पिछले 10 साल में 2015 के बाद थोड़ा सा और एक्सेप्टेबिलिटी आई है. हम्म। और जहां पर हम सोचते हैं कि जब हम रनिंग कॉस्ट की बात करते थे तो 2005 में सीएनजी व्हीकल्स सीएनजी किट्स आने शुरू हुई थी. हम्म। पहले थोड़ा बहुत एलपीजी वगैरह कुछ सिस्टम्स आते थे जो कि इतने सेफ और ड्यूरेबल नहीं थे. तो 2005 के बाद हमने देखा जैसे सीएनजी का एवोल्यूशन हुआ, उसके लिए सीएनजी पंप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट हुआ. तो वो देखते हुए हमें लगा कि क्या कभी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ी आ सकती है. और हमारे देश में सबसे पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ी आती थी होंडा नाम के एक ब्रांड की, सिविक. हम्म। अच्छा, अच्छा। ओके। जब सिविक आती थी पेट्रोल की, तो उसमें देखा वो एक 10 से 12 लाख की गाड़ी होती थी, और जो उसका हाइब्रिड वेरिएंट होता था वो 20, 22, 25 लाख तक जाता था. हाँ, मतलब उतने में तो आप दो सिविक गाड़ी ले लोगे। बिल्कुल, उसमें हमने देखा कि इतना प्राइस पैरिटी है कि सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल फीचर के लिए या एक एफिशिएंसी इंक्रीमेंट के लिए अगर कस्टमर को दुगना प्राइस देना पड़ रहा है गाड़ी का, हाँ, तो इंडिया जैसे कंट्री में तो शायद वो नहीं चल पाएगा, सही बात है। कुछ भी नहीं चल पाएगा. जहां पर हम्म। हम देखते हैं इंडिया इज नॉट अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, बट इज अ वैल्यू सेंसिटिव मार्केट. हाँ, अगर जैसे आपको लगता है कि उतने प्राइस में आपको वो वैल्यू मिल पा रहा है तो आप हाँ, लोगे। और बिल्कुल यहाँ पर क्या है, आपने सही बात ये भी बोली कि वैल्यू सेंसिटिव है, इसलिए जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। बिल्कुल. वैल्यू फॉर मनी में जब सीएनजी आया तो हमें लगा कि यार हम 20-25 हजार में अपनी पुरानी गाड़ी में एक लोअर लोअर फ्यूल रनिंग कॉस्ट लगा सकते हैं.
पर उसमें पूरी डिग्गी चली जाती थी, पूरा बूट स्पेस कंज्यूम हो जाता था। हाँ, टैक्सीज के साथ एक यही इशू है कि वो सीएनजी तो है लेकिन उनके पास डिग्गी नहीं है। राइट। उसमें देखा, हमने ये देखा कि जब सीएनजी पंप के बाहर हमें आधा आधा घंटा लाइन में लगना पड़ रहा था, और अरे स्पेशली बहुत बुरा में सिचुएशन जाना है, आप था। सही कह रहे हो। मतलब दिल्ली में, एनसीआर में आप किसी भी सीएनजी पंप पे चले जाओ तो आधा आधा एक एक घंटा तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ जाता है। बिल्कुल। तो ये सब देखते हुए ये रुझान आया कि अच्छा, सिविक हाइब्रिड आई है, या अपने स्कूल के दिनों में मेरे को याद है ये देखना कि अच्छा, मेरे पास एक सेट अमाउंट है फ्यूल कॉस्ट का, तो क्या हम्म। मैं कभी कुछ ऐसा सोच सकता हूँ कि मेरी मैनुअल ट्रांसमिशन कार में मैं एक एक इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव सिस्टम एडिशनली ऐड कर सकूं। तो इसके आगे चलते हुए मेरे को याद है कि एक ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर मैं अपने व्हीकल को न्यूट्रल गियर पे डाल के एक मोमेंटम पकड़ के गाड़ी एक स्पीड में ले जाती है, और इंजन ऑफ कर देता हूँ, जो कि हम्म। सेफ नहीं है, बिकॉज उससे ब्रेकिंग सिस्टम पे इफेक्ट आता है, ब्रेक्स हार्ड हो जाते हैं। पर उस टाइम पे मैकेनिकल लॉसेस हो रहे हैं, जो कि जिसको हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग के नाम से जानते हैं हमारी इंडस्ट्री में। और हमने ये भी देखा, जब कस्टमर ट्रैफिक कंडीशन में न्यूट्रल से लेके फर्स्ट, फिर क्लच दबाए रखे रखे रखता है, और फिर न्यूट्रल से फर्स्ट से वापस न्यूट्रल, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें हम 2-5 सेकंड का टाइम लेते हैं, और क्लच हमेशा प्रेस रहता है। सो आई थॉट इट कुड बी अ ट्विन रीजनरेटिव चार्जिंग सिस्टम वेयर वी कुड रिक्यूपरेट, मतलब उसको हम कैप्चर, उस लॉसेस को कैप्चर करके, जो कि 50 to 70% मैकेनिकल लॉसेस हैं इन अ मैनुअल ट्रांसमिशन कार, क्या क्या इन लॉसेस को कैप्चर करके हम क्या बैटरीज चार्ज कर सकते हैं, और वही बैटरी बैंक, वही बैटरी इलेक्ट्रिक पावर हम उसको यूटिलाइज कर सके इंजन की परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी बढ़ाने में, और प्योर इलेक्ट्रिक ड्राइव लेने में। तो हमें ये समझ में आया कि शायद एक ट्विन रीजनरेटिव प्लेटफॉर्म, रीजनरेटिव प्लेटफॉर्म बन सकता है, और इंडिया जैसी मार्केट में, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक आवर्स, वेयर द कस्टमर्स एंड द मार्केट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स मैनुअल ट्रांसमिशन, हम इसका एक रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन आने वाले समय में देख सकते हैं। तो जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में आगे बढ़ा, तो मैंने आई गेस एक पहले ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैंने इसको पेटेंट फाइल कराया। पेटेंट अच्छा, फाइल, फर्स्ट फर्स्ट ईयर में आप इतना सोचने लग गए थे और आपने पेटेंट भी फाइल करवा लिया था? बिल्कुल, क्योंकि मतलब कि जिस टाइम पे जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो ये सोचता है कि भाई गाड़ी में पेट्रोल डलवा के गेड़ियां मारनी है, हाँ जी, उस टाइम पे आपने इतना बड़ा कैलकुलेशन भी कर लिया था। जो गेड़ियां मारनी थी वो हमने थोड़ी सी 11th 12th अच्छा, स्टैंडर्ड मतलब में। आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करा कि अगर मेरे को ज्यादा गेड़ियां मारनी है तो मेरे को ऐसा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा कि कम पैसे में ज्यादा गेड़ियां मारी जा सके। बिल्कुल, ताकि ताकि दोस्तों के पास आप भी घूम सके स्कूल अच्छा, का। मतलब आई थिंक वही वहीं से आपका मोटिवेशन आया था। ये मोटिवेशन ये आया था कि शायद मेरी एक सेट पॉकेट मनी में हाँ हाँ ज्यादा वैल्यू मिल सकती है। तो हाँ। सोचा चलो, मेरे को तो नहीं, आने वाली जनरेशन को मिल सके। तो इसके चलते मैंने फिर कॉलेज के दिनों में पहले ही दूसरे साल में अपने लिए ये हम्म मैंने पेटेंट कराया। उस टाइम पे कुछ ऑटो कंपनी से बात करी, पर वो कहते थे कि इसमें 5 से 7 साल लगेंगे इसको डेवलप हम्म। करने में। और तब उस समय ऑटो कंपनीज का इतना रुझान नहीं बना था, क्योंकि ये बात जो बात कर रहा हूँ मैं 2010, 11, 12 की। तो सही उस बोल रहे हो आप। मतलब आई थिंक ईवी को भी अगर हम लोग देखें तो अब कुछ टाइम से, जबकि टेस्ला है या फिर चाइना के अंदर ईवी का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, तब हम लोग ईवी का डिस्कशन आजकल करने लग गए हैं। मतलब आज से 10-15 साल पहले तो आई डोंट थिंक कोई ईवी के बारे में जानता भी था। हम ये समझते हैं कि जब दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का टैग दिया गया हाँ। 2015 में, हम्म। तब गवर्नमेंट का भी फोकस आ गया। और उस टाइम पे फिर हम देखते थे एनजीटी की में बातें होती थी कि क्या गाड़ियों को बैन करना चाहिए, और इवेंचुअली जो कि हुआ भी। हाँ, ऑड इवन का सिस्टम भी आया था दिल्ली में कुछ टाइम के लिए। हमें याद है 2015 में हमें दिल्ली सरकार से बुलाया गया एक बारी को कि चलो आओ, बैठो, इसको ऑड इवन स्कीम में डाल सकते हैं। तो हमने उस तरीके से इंटरेस्ट लिया, क्योंकि हम्म। 2012 में पेटेंट फाइल करने के बाद 13 में मुझे याद है मेरे कॉलेज के दिनों में मैंने एक पुरानी कॉलेज प्रोजेक्ट की कार होती थी, ऑल टेरेन व्हीकल, एटीवी हम्म। व्हीकल,
इस पे मैंने उसको टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने की कोशिश करी कि क्या ये जो रिचार्जिंग प्लेटफॉर्म है, इसको हम इस ये कितना कारगर है, और इस क्या इसको टेक्नोलॉजी को लेके आगे कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। उस समय उन दिनों में थोड़ा सा मतलब बहुत प्रोत्साहन मिला मेरे को मेरे कॉलेज के प्रोफेसर से भी। और उस टाइम पे मुझे याद है 2013 में CNBC चैनल आया हमें फीचर करने के लिए, यंग टर्क्स ऑन कैंपस पे शिरीन भान जी से बात हुई हमारी। और हाँ, यंग ट्रक्स में आप सही कह रहे हो कि वो इसी तरीके से शीरिन भान अलग अलग जगह जाके कवर करते हैं। राइट, उस समय उसको कहते थे YT ऑन कैंपस, यंग टर्क्स ऑन कैंपस। हम्म। और उसमें हमारा छोटा सा फीचर आया, एंड दैट वाज माय क्लिक टू फेम एट दैट पॉइंट टाइम, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यंग स्टार्टअप्स एंड यंग टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स। एंड उसके आगे चलते 2014 और 15 में हमने इस टेक्नोलॉजी को एक प्रोडक्ट का शेप दिया। अपनी एक पुरानी मारुति 800 कार, जो कि घर पे बहुत समय से हमारे पड़ी थी, और हमने सोचा कि चलो इसको इसमें कारगर बना के एक प्रोडक्ट का शेप दे। तो 2014 और 15 में मैंने एक हमारे एक भाई साहब थे, उनकी फैक्ट्री थी, उन साथ में पुराना गैराज था उनका। तो मैंने कुछ रिसोर्सेज यूटिलाइज करके 2 साल लगा के उसको प्रोडक्ट का एक शेप दिया। एंड फिर आगे चलते 2016 में मैं अपनी कंपनी शुरू करी, कॉलेज खत्म हो गया था चौदह अच्छा, पंद्रह थोड़ा सा एक बार कॉलेज के बारे में आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, 2-4 मिनट और डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर कि ये आपको उस टाइम पे जो आपने अपना पहला प्रोटोटाइप बनाया था, आप बोल रहे हो आपने एक मारुति 800 से बनाया था, तो उस टाइम पे आपको क्या खर्चा लगा उसके अंदर और कितना टाइम लगा उसको बनाने में? उसको बनाने में 2013 में मैंने जब अपने 50-70 हजार रुपये अपने पिताजी से लेकर बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस करा कि चलो मेरे को पेटेंट कराना है इसको। हम्म। 12 में जब फाइल करा था, तो मैंने उनको कहा कि मुझे इतना पैसा दीजिए, मेरे को शायद कल को M.Tech करने में या मास्टर्स अब्रॉड जाने में, GRE के पेपर्स होते थे तब, कि मैं इसको एक अपने रिज्यूमे में डाल सकूंगा, बिकॉज हाँ, मेरे मतलब आपने अपने कि इससे मेरे थोड़े से मेरे को और पॉइंटर्स अच्छा बन जाएगा, मेरा हाँ, मेरे रिज्यूमे मेरे मेरा को अच्छा हो जाएगा। मास्टर्स रिसर्च करने में मेरे को हेल्प होगी, क्योंकि हम्म। एक ट्रेडिशनल हम्बल फैमिली बैकग्राउंड में, एक छोटे से बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ मैं। और ये देखा गया कि चलो इंजीनियरिंग करा देंगे लड़के को, और आगे करके अपनी जॉब करेगा या जो भी करेगा अपने दम पे करेगा। और उस चीज का रुझान मुझे बहुत अर्ली एज में ही आ गया था कि मेरे को जो भी करना है अपने दम पे करना है। आई ऑलवेज wanted to create invent a technology so that I could create a product category and initiate a market segment so that it could have a larger impact on the society। जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम रहते हैं, जो हम्म। गवर्नेंस मॉडल्स हैं, मुझे एक इंस्टीट्यूशन बनाने का सपना था अपने बहुत अर्ली एज में ही। और 15 साल की उम्र में थोड़ी सी मेच्योरिटी थी कि शायद गेड़िया मारते मारते ही ना रह जाए हाँ हाँ, और सही आगे बात है। कुछ कुछ अच्छा कर सके। तो हाँ, पिताजी से थोड़ा सा 50-70 थाउजेंड लेके मैंने अपना पेटेंट कराया। उसके बाद मैंने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल सेल करी, हम्म। क्योंकि कॉलेज के दिनों में रॉयल एनफील्ड का शौक होता था हमें। तो वो एक, चलो हमने सोचा कि इस सपने को बनाने के लिए हाँ हाँ। वो एक 60-70 हजार रुपए की मोटरसाइकिल को सेल करके, मेरी सिस्टर ने थोड़ा सा मुझे सपोर्ट किया अपनी, जो कि मेरे लिए हमेशा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रही हैं। और उन्होंने कुछ मुझे थोड़ा सा हेल्प एंड सपोर्ट कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ तू इसको आगे कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो हमने वो मोटरसाइकिल बेच के और मैंने कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा करके ये वो 2014 और 15 में पुरानी 800 व्हीकल को कन्वर्ट करा, जो कि हम्म। एक रेट्रोफिटमेंट का प्रोडक्ट शेप ले सका। एंड गवर्नमेंट पे उस टाइम पे 2013 में हम्म। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि ठीक है। हमारी भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी एंड टेस्टिंग बॉडी है, हम्म। वहां पर इस प्रोडक्ट कैटेगरी का ड्राफ्ट आ रहा था मार्केट, ड्राफ्ट बनना शुरू हो रहा था। ठीक है। उसको हम ठीक कहते है। थे ऑटोमोटिव इंडिया स्टैंडर्ड। हम्म। ड्राफ्ट 2013 में की मिड में शुरू हुआ था, और इवेंचुअली 2016 में वो पब्लिश हो गया गेजेट नोटिफिकेशन में। और अच्छा। सही समय था हमारे लिए 2016 में अपनी कंपनी को एक फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन कराने का, ताकि हम इसको कमर्शियली थोड़ा सा आगे लेके जा सकें। और फिर 2016 में हमने कंपनी बनाई अपनी, फरवरी 2016 में।
हम्म। एंड फिर हमें एक इंडियन एंजल नेटवर्क नाम की एक इंस्टीट्यूशन है जो एंजल इन्वेस्टर ग्रुप। इन्वेस्टिंग करते हैं वो, सही बात है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के अंदर। राइट, तो उस टाइम पे एक स्टार्टअप स्टेज पे चलते हुए हमें उनका इंक्यूबेशन प्रोग्राम मिला। उस इंक्यूबेशन प्रोग्राम में एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर थे, नपीनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हम्म टू व्हीलर सेगमेंट के लिए और अन्य व्हीकल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ओईएम्स को भी सप्लायर का काम करते थे। और उनके R&D सेंटर में से हमें बहुत सपोर्ट मिला। और उस सपोर्ट से हम 2017 में जब आए, हमने अपनी छोटी सी टीम बना ली। और उनके R&D इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें थोड़ी सी सहायता लेकर मेरे को अगस्त 17 में एक रिकॉग्निशन मिला पीएमओ से, नीति आयोग से, टू बी अ पार्ट ऑफ द ईवी पॉलिसी कमिटी फॉर इंडिया। वी हम्म। वर among 4 new EV OEM entrants who had homegrown technology platforms and indigenous platforms, जिसमें कुछ नाम ले सकता हूं मैं, जिसमें एथर एनर्जी था फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर, टॉर्क मोटरसाइकिल्स था फॉर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स, रिवोल्ट मोटर्स था फॉर इलेक्ट्रिक बाइक इन अ कंप्यूटर सेगमेंट, एंड फोक्स मोटर था जो कि पैसेंजर कार के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स थे और हम 4 EV OEM ब्रांड्स थे उसमें। और साथ ही चलते कुछ बड़े ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स थे जो कि दिग्गज हैं आज के टाइम में। संजय कपूर फ्रॉम सोना कॉमस्टार, अरविंद बालाजी फ्रॉम लुकास टीवीएस, अनंत गोइंका फ्रॉम सीएट टायर्स। तो और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लीट ऑपरेटर्स, लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजी से मिस्टर संजय कृष्णन। तो ये हम 12 से 15 लोगों का हमारा एक ईवी पॉलिसी कमेटी का मेंबर बना गया। एंड हम्म इट, हम्म हम्म और हम सबको चैंपियंस ऑफ चेंज का रिकॉग्निशन और प्रधानमंत्री मोदी जी से हमें फैसिलिटेशन हुआ हम्म। टू टू गो अहेड विद अ गवर्नमेंट टू बिजनेस पार्टनरशिप प्रोग्राम। हाँ, चैंपियंस ऑफ चेंज मतलब कि ऐसे लोग जो कोई बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहे हैं अपने देश के अंदर, और इसलिए आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। राइट, देश के टॉप 200-250 दिग्गज लोगों को, जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी लीडर है, मार्केट सेगमेंट इनिशिएटर्स हैं, इनको पहले 200 सवा 200 लोग आए थे, और फिर एक और बार अलग डेट्स पे 200 सवा 200 लोग आए थे। तो नाना करते नियर अबाउट 500 पीपल हु आर लाइक द हुज हु ऑफ इंडिया, अलग अलग क्षेत्र में। मतलब अगर 500 भी, अगर आप देखो इंडिया जैसे कंट्री के लिए, अगर आप 500 लोग भी हैं, तो दैट वो भी बहुत, आप मान लो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि 500 तो बहुत ही लिमिटेड लोग हो जाते हैं इतने बड़े कंट्री में जाके। सिर्फ 500 अगर आप लोगों में आ रहे हो, तो राइट, टॉप 500 इन दी कंट्री, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। राइट। तो वो चैंपियंस ऑफ चेंज का खिताब लेने के बाद, एक रिकॉग्निशन लेने के बाद, गवर्नमेंट टू बिजनेस पार्टनरशिप प्रोग्राम में हमने 2018 और 2019 हमने सरकारी एजेंसी, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी ARAI, जिसकी मैंने ठीक भी है। बात करी, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हम्म इनके साथ हमारा एक कोलैबोरेशन के चलते हम्म उन्होंने हमारे लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, वैलिडेशन और टेस्टिंग, एंड्योरेंस टेस्टिंग, हमने ये 2 साल में कवर अप करके, जो कि एक अच्छे खर्चे के साथ। बट अगर हम इसको बहुत बड़े सप्लायर्स से काम कराते तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती। पर सिंस इट वाज अ G2B पार्टनरशिप प्रोग्राम, तो हमें नियर अबाउट 1/3 1/4 कॉस्ट पे हमें इस कॉस्टिंग में हमने काम कराया उनसे, ताकि हम आगे एज अ स्टार्टअप सिर्फ एक रेवेन्यू बिल्डिंग और प्रॉफिट लैकिंग लैकिंग बिट कंपनी ना बने। हमें वो स्टार्टअप की तरह इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लेकर, बर्न मॉडल जो होता है कि आप पहले सिर्फ सारा R&D में खर्चो और सारा मार्केटिंग में खर्चो, ना कि आप अपनी कोर स्ट्रेंथ बनाओ। बिकॉज एग्जैक्टली, दिस इज बहुत करेक्ट पॉइंट है। अदरवाइज क्या रहेगा कि आप पैसा बर्न कर रहे हो, लेकिन वो सिग्निफिकेंट आउटपुट से निकल नहीं पाएगा अगर आपका R&D, बिकॉज आपका तो पूरा पूरा खेल ही टेक्नोलॉजी का है। राइट, अगर वही उसमें आपने कमांड हासिल नहीं किया,
तो बाकी सारे एड ऑन्स अगर मार्केटिंग मार्केटिंग आप कर भी लेते हो तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा नहीं। यही देखा कि ऑटो इंडस्ट्री एक हैवी इंडस्ट्री है, हम्म। वहां पर टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ और जो ब्रांड और चैनल नेटवर्क होता है, इसको, ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी में आता है। पर हमें एक फ्रूगल वे ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें सप्लाई चेन को बिल्ड करना है, कुछ बड़े और कुछ छोटे सप्लायर्स को साथ तो आपको लेकर। ऐसा नहीं लगा कि ये तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि हैवी मोटर्स या इसमें काम करते हैं, टाटा है, बजाज है, या महिंद्रा है, ये तो बहुत बड़े लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। तो आपको ऐसे लगा कि यार मैं किस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास ना तो उतना कैपिटल है, ना मेरा उतना तगड़ा बैकग्राउंड है। तो आपको ये नहीं लगा कि यार बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है? देखिए, पहले से ही यही पता था कि अगर ओल्ड स्कूल वे से न्यू एज बिजनेस बनाना है, हाँ। हमें बहुत फ्रूगल रहना पड़ेगा। हम्म। और अगर हम सब कुछ अपने आप, अपने साथ और लोगों को लेकर चल पाएंगे, तो हम्म। हम कहते हैं जैसे सबका साथ सबका विकास वाली जो हाँ हाँ, जो फिलोसफी, हमारे मोदी जी की लाइन है, सही कह रहे हो। इसमें चलते हुए हमें पूरी इंडस्ट्री को ग्रो करना है। क्योंकि भारत में इतना टेक्नोलॉजिकल फोकस नहीं होता। आप बड़ी से बड़ी कंपनी को देखें, उनका 2 से 3% उनके रेवेन्यू का सिर्फ R&D में जाता है। हाँ। हमारा फोकस ये था कि R&D हम कर लेंगे, सप्लायर्स और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को साथ लेकर हम उनके साथ एक अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग, मार्जिन शेयरिंग मॉडल बनाएंगे। हम्म। जबकि कंपनीज और स्टार्टअप सोचते हैं कि हम सब कुछ इन हाउस करें, जिसको हम हाँ। इंडस्ट्री लैंग्वेज में वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। हमने कहा हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में लेकर सबको साथ में चल के इस इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि भारत देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म्स, और जो कि बहुत रिगरस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है, वो हम अपने अपने साथ लेकर गवर्नमेंट एजेंसी को साथ में जोड़ के और इकोसिस्टम में एक सप्लाई चेन कंसोलिडेशन की और डिमांड एग्रीगेशन का रोल हम्म। करें। और आने वाले समय में हमने 2020 में जब हमने इसको एक ब्रांड और रिटेल प्लेटफॉर्म के साथ कुछ सप्लायर्स को और कुछ डीलर्स को साथ लेके हमने लॉन्च करने का सोचा, तो कोविड के चलते हम इसको मार्केट में एक ब्रांड और रिटेल प्लेटफॉर्म में ना ला पाए। बिकॉज उस टाइम पे जो इंडिया की स्थिति थी या और वर्ल्ड ओवर जो फिनोमेना था कोविड का चलता है, हमें लगा कि शायद ये अभी सही समय नहीं हो सकता। क्योंकि उस ये हमारा लॉन्च प्रोग्राम स्केड्यूल था 26 मार्च 2020 का, और आई कोविड थिंक हाँ, उससे 3 4 दिन पहले ही लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन आए थे 20 से 22 मार्च के आसपास। हम्म। तो हमने, हमारे मिनिस्टर्स हैं, हम्म। इन सब मिनिस्टर साहब को और सबको इनवाइट करा। एक एक बॉलीवुड के एक एक्टर को हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभी कुछ नाम नहीं ना लेने ज्यादा सही लगते हैं, हम्म। और इन सबको साथ लेकर हमने सोचा कि एक ब्रांड प्लेटफॉर्म लेके चलते हैं और इसको मार्केट में ऑफलोड करेंगे, ताकि कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी फीचर मिले। क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत महंगी थी। आज फिर थोड़ा सा प्राइस कंपटीशन है, पर हाइब्रिड गाड़ियों का ज्यादा रुझान जा रहा है इंडियन मार्केट का। हमारे लिए हमेशा ये एक्स ईवी था। इट्स अ जेनेरिक सॉल्यूशन which has series hybrid, parallel hybrid, plug-in hybrid, battery electric vehicle configuration all into one। मतलब ठीक है, तो एक बार ना आप ये भी बताना, ईवी, हाइब्रिड ईवी और एक्स ईवी, ये तीनों में क्या डिफरेंस है? मतलब कि अगर आप थोड़ा सा एक नॉर्मल पर्सन के लिए, वरना तो हम लोग हर एक चीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल देते हैं जिसके अंदर बैटरी है। सो हाइब्रिड व्हीकल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ इंजन पावर सोर्स, जिसको हम हम्म। इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं, एंड द अदर पावर सोर्स कुड बी अ इलेक्ट्रिक मोटर हम्म। और एन इलेक्ट्रिक पावर सोर्स। ठीक है। इसके कॉम्बिनेशंस दो बनते हैं, एक सीरीज हाइब्रिड, एक पैरेलल हाइब्रिड। तो इस टोटल फिनोमिनन को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह हम्म। देखा जाता है, जिसमें दो पावर सोर्स है और उसी तरीके से उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन है। ठीक है। जब बात करते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो हम्म। उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रिक पावर सोर्स है
जिसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर, गियरबॉक्स, ट्रांसमिशन और एक बैटरी पैक होता है जिसको हम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहते हैं। तो ये हो गया हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्स ईवी की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपकी जैसे एक एग्जिस्टिंग कार है, उसमें हम्म। इंजन और गियरबॉक्स ओके। लगा हुआ है। जब हम एक इलेक्ट्रिक पावर सोर्स, हम्म। जिससे जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक इलेक्ट्रिक है। मोटर के साथ जुड़ा हुआ उसका इलेक्ट्रिक मोटर का रेट्रोफिट गियरबॉक्स है, वो एग्जिस्टिंग इंजन और गियरबॉक्स के अंदर हम्म। इंटीग्रेट हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। एग्जिस्टिंग गियरबॉक्स के साथ वो इंस्टॉल हो जाता है, और ठीक वो है। चलते हुए आपको हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों के फीचर्स एक साथ आपको मिलते हैं, जहां पर कस्टमर की चॉइस है। उसको हाइब्रिड एज ए डिफॉल्ट चलाए वो, जिसमें हम्म। उसको 30 से 40% की एफिशिएंसी इंक्रीमेंट मिलता है। और जब उसका बैटरी बैंक सेल्फ हम्म। चार्जिंग होने से, जो कि हम्म। हमारे ट्विन ट्विन रिजनरेटिव चार्जिंग प्लेटफॉर्म से आता है, तो वो ट्विन रिजनरेटिव चार्जिंग से मान लीजिए 70 से 100 किलोमीटर आप हाइब्रिड पे चल रहे हैं, हम्म। तो आप 50 किलोमीटर के लिए इलेक्ट्रिक मोड पे बिना किसी प्लग इन चार्ज सोर्स के चल सकते हैं। और अगर आपको प्योर ईवी पे चलना है 50 से 100 किलोमीटर तक, तो हम्म। आप प्लग इन चार्ज सोर्स इज ऑप्शनल फॉर यू। और यहां पर एक वैल्यू फीचर आता है जहां पे हम हम्म। कहते हैं न्यू ऑटोमेटिक विद इन योर मैनुअल। इट्स अ इलेक्ट्रिफाइड मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें जो ईवी मोड है वो न्यूट्रल गियर पे है। ओके। तो ऑटो मैनुअल कार आपकी एग्जिस्टिंग मैनुअल कार एक ऑटोमेटिक रूप में आपको फीचर दे रही है, ताकि आपको चलते चलाते ट्रैफिक कंडीशंस में आपको कभी भी गियर और क्लच पे अपना अपना लेफ्ट पैर का, हम कहते हैं घुटना जो होता है वो दर्द करने लग जाता है ज्यादातर ऐसी कंडीशंस में। तो वो आप सही कह आराम रहे हो। है। ट्रैफिक एक में यही वो होता है कि आप क्लच पे बार बार पैर दबा रहे हो। लेकिन दू- ये इसका सेफ्टी फैक्टर क्या रहने वाला है? मान लो कि एक नॉर्मल कार है जिसको आपने ईवी से रेट्रोफिट कर दिया, हम्म, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना है? क्योंकि सीएनजी जो रेट्रोफिट हुआ करता था पहले, उसमें हम लोग फिर भी सुना करते थे कि कभी कभी आग लगने के या कुछ दिक्कत आ जाते हैं। हम्म, तो क्योंकि ये रेट्रोफिट है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या रहता है ना, अगर फैक्ट्री से फिट होके कुछ भी आ रहा है तो हम्म, वहां पे लोगों को फिर भी भरोसा ज्यादा रहता है। मतलब जो सीएनजी फैक्ट्री से फिट होके आ रहा है उस पे लोगों को ज्यादा भरोसा है एज कम्पेयर टू जो सीएनजी हमने बाहर से कोई किट वगैरह लगवा दी। तो हम्म, यही जो ईवी वाला केस हो गया, मतलब एक तो हाइब्रिड गाड़ी है जो कि आप टोयोटा की ही ले रहे हो, हाई क्रॉस हाइब्रिड आ रही है, कोई सी भी आ रही है, वहीं से आ रहा है वो। हम्म, एक हुआ कि चलो आपने अपने एग्जिस्टिंग कोई गाड़ी है उसमें आपने ईवी को रेट्रोफिट करवाया, हम्म। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ पे स्टैंड करता है? जब जब हम बात करते हैं एक सेफ्टी की, हम्म। तब हमें हमेशा ये समझना चाहिए, पहले चलते जो भी ऑटो इंडस्ट्री की हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उन्हीं ने साथ मिलके इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करा है। और जो हमारे लिए मार्केट में जब व्हीकल हम रोल आउट करते हैं, उससे पहले उसकी प्रॉपर एंड्योरेंस टेस्टिंग, उसकी डायनेमिक बैलेंसिंग, उसके चेसी की, उसके उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चलो ये कुछ हम्म। टेक्निकल टर्म्स हो गई, जिसका हम हमारी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ ही मिलके काम करके इसको आगे लेके जाते हैं, ताकि कस्टमर को आने वाले समय में, और हमें हमें एज अ कंपनी भी हमें कोई रिकॉल्स ना करना पड़े। जब हम दूसरी बात पे आते हैं कि एक सीएनजी व्हीकल या एक फैक्ट्री फिटमेंट मॉडल ज्यादा सेफ है, हम्म। बल्कि हम देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग में ये देखा कि सीएनजी तो एक फ्यूल है जो कि आपके एग्जिस्टिंग इंजन में ही कंबस्ट होता है। और वैलिड है, वैलिड पॉइंट है। एंड वेयर एज सीएनजी एक गैस के तरीके से, विच इज अ इनफ्लेमेबल गैस। मतलब वो अपने आप में हजार्डस है सीएनजी तो। सीएनजी एज अ फ्यूल, जैसे किसी पेट्रोल या डीजल, तो एक लिक्विफाइड इनफ्लेमेबल वो है, फ्यूल है। और सीएनजी देखा जाए तो एक इनफ्लेमेबल गैस फ्यूल है, जो कि आपके एग्जिस्टिंग इंजन में कंबस्ट होता है। शुरुआती दिनों में सीएनजी सेफ नहीं मानी जाती थी, पर आने वाले समय में आज हम देखते हैं कि बहुत एफिशिएंसी
और जो गैस सिलेंडर्स हैं उसके बहुत ग्रेडेड मॉडल्स आते हैं। तो उसके चलते हम जब कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटमेंट को, हम्म एक्सईवी रेट्रोफिटमेंट को, हम ये देखते हैं कि एक्सईवी रेट्रोफिटमेंट एक इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन है, जहां पर एक सिंगल सेंसर आउटपुट भी अगर हमारी कुछ लिमिटेशन से ऊंच नीच में ऊपर नीचे हो जाता है तो वो सिस्टम को इजीली क्लोज कर देता है। और जब हम देखते हैं कि हमारे एक्सईवी रेट्रोफिटमेंट में इंजन हमेशा अवेलेबल है आपकी गाड़ी में, ताकि कल को कोई भी सेंसर इनपुट की वजह से या कोई इलेक्ट्रॉनिक इनपुट की वजह से ये सिस्टम का हमें सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से हम इसको फीचर को क्लोज कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो हम्म गाड़ी हमेशा अपने एक रनिंग फॉर्म में ही रहती है। हम्म जबकि देखा जाए तो और किसी फ्यूल में, जब अब देखा जाए तो सीएनजी में अगर आपका कुछ ऐसा कोई इन्फ्लेमेबल या कुछ ऐसा इशू आया तो आपकी गाड़ी वहीं पे ब्रेक डाउन हो गई। ठीक जो है। देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, अभी इंडिया जैसी कंट्री में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, तो वो चलते हुए आपकी बैटरी डिप्लीट हो गई तो आपकी गाड़ी वहीं ब्रेक डाउन हो गई, आपको या तो रोड साइड असिस्टेंस लेनी पड़ेगी या आपको उस मोमेंट पे बहुत इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। और एक्स ईवी सॉल्यूशन इसको सॉल्व करता है, बीइंग अ वेरी टेक्नोलॉजिकली डिजाइन डेवलप्ड वैलिडेटेड इलेक्ट्रिफाइड सॉल्यूशन फॉर योर व्हीकल, कि कभी भी हम्म किसी भी सिचुएशन में वो किसी तरीके की रेंज एंजाइटी ना हो। आप वो है। आई थिंक जो प्योर ईवी हैं उनके ज्यादा ग्रो करने का एक रीजन यही है कि वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे रेंज का ही इशू आ जाता है कि 300 किलोमीटर है, उसके बाद आप घर से बाहर चले गए और आपको चार्जिंग स्टेशंस नहीं मिले, जो कि इशू है। मतलब कि इवन चलो मेट्रो सिटीज में तो फिर भी हमको चार्जिंग स्टेशंस दिख जाते हैं। अगर आप उसको लेके पहाड़ों पे जाना चाहते हो या आप कहीं जा रहे हो, राजस्थान जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो वहां पे वो इशू है कि वहां पे चार्जिंग स्टेशंस का इशू रहने वाला है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक कार एक सपना था, एक एक हम्बल इंडियन के लिए, जो कि हम्म वो सोचता था कि अरे मैं गाड़ी लूंगा तो अपने परिवार को लेकर जहां मर्जी घूमूंगा। तो वो लिबर्टी ईवी उसको लिमिट कर रहा है, जहां की हम देखते हैं कि ईवी एप्लीकेशन में जो ट्रांजिट फ्रॉम ए टू बी हम्म है उसमें ये फिर कारगर है। जैसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंसान 50 से 100 किलोमीटर से ज्यादा से ज्यादा जाएगा ही नहीं, यूटिलाइज ही नहीं करेगा उसे। सिटी बेस्ड यूजेस हो जाता है। आप ऑफिस गए, शाम हाँ, को ऑफिस से घर पे आ गए, रात को आपने चार्ज कर दिया, सुबह फिर आप ऑफिस चले गए। लेकिन ई रिक्शा है वो लास्ट माइल मोबिलिटी सॉल्व करता है। हाँ। तो जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बस है, वो उसके एक ट्रांजिट पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ की वो चल के चार्ज कर सकते हैं, पार्क हो सकता है। पर कार एक दिल से हाँ। जुड़ा, एक इमोशन से जुड़ा प्रोडक्ट है, जिसमें कस्टमर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। और क्यों करे, उसके लिए एक एस्पिरेशनल घर सबसे बड़ा परचेज होता है उसके लिए, उससे पहले एक गाड़ी होती है। और गाड़ी एग्जैक्टली। एक सोशल नीड है इस दुनिया की, जहां पर वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। और हम ना चाहते हैं कि जब उसे इलेक्ट्रिफाइड एफिशिएंसी चाहिए, उसे इलेक्ट्रिफाइड सोल्यूशन चाहिए, तो उसको उसकी व्हीकल एफिशिएंसी, उसका रनिंग कॉस्ट, उसके लिए वैल्यू एडेड फीचर्स लाइक ड्राइविंग ऑटोमेटिक विद इन योर मैनुअल, उसको लेवल 2 ऑटोमेटिक ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम मिले जिसको हम एडैस कहते हैं, लेवल 2 एडैस के फीचर्स मिले। तो इन सब टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को हम एक एक्स ईवी के फॉर्म में कस्टमर को की जिंदगी और आसान बनाना चाहते हैं, एंड दैट वाज आवर प्राइम फोकस टुवर्ड्स इट। तो देयर इज वन मोर थिंग ना, जो कि हम लोग ईवी के बारे में बोलते भी हैं, दैट व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ दीज बैटरीज। सो इन दिस केस ऑफ रेट्रोफिटेड ईवीज और एक्स ईवी टेक्नोलॉजी, व्हाट जनरली इज द लाइफ स्पैन? मतलब एक बार हमने रेट्रोफिटिंग करवाया तो फ्यूचर में कितने साल तक वो बैटरी चलने वाला है? आगे का क्या सिचुएशन है? बिकॉज वो भी है ना कि इंडिया में कोई भी है वो हमेशा फ्यूचर का गारंटी भी उनको चाहिए होता है कि चलो मैंने आज तो फिट करवा लिया, आज सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? जब हम बात करते हैं एक वारंटी की, एक लाइफ स्पैन की, इट्स ऑल कंट्रोल्ड बाय द यूसेज ऑफ द व्हीकल। हम्म।
जहां पर वो एट द फर्स्ट सिस्टम डिजाइन हुआ है कि उसका ओवर यूज ना हो सके या वो ओवर डिप्लीट ना हो सके। तो इसीलिए जब हमने अपना सोल्यूशन बनाना शुरू करा था, हमने हमेशा कहा था कि बैटरी में इतना जूस या इतना चार्ज हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, ताकि कस्टमर को कभी भी आने वाले टाइम में सिस्टम ब्रेकडाउन का वो ना रहे। हम्म। मेरा एक सिस्टम ब्रेकडाउन का एक डर, एंजाइटी कभी ना रहे। तो इसलिए हम ठीक हमेशा है। 40% स्टेट ऑफ चार्ज इन आर बैटरीज मेंटेन करके चलते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक ऑपरेशन के बाद हाइब्रिड ऑपरेशन भी हमेशा एक्टिव रहे। दूसरी बात, जब आती है बैटरीज की, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी की, जिसमें क्योंकि वो डिफाइंड होता है पावर साइकिल से, तो ये हम्म। बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं एक आम इंसान के समझने के लिए। पर हम लेके चलते हैं कि हम इसमें 2 साल या 50,000 किलोमीटर एक स्टैंडर्ड वारंटी की तरह दें, विच एवर इज अर्लियर। इसको एक एक्सटेंडेड वारंटी की तरह हम उसको हेल्प कर सके, जिसमें हम 5 साल 1 लाख किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सके। और अगर कस्टमर हमें थोड़ा सा पहले एक समझ बना के चले कि हमें इस गाड़ी को कितना ज्यादा होल्ड करना है या कितना ज्यादा अपने साथ रखना है, क्योंकि अगर आप 2 साल पुरानी गाड़ी में लगवा रहे हैं, तो हम उसको हम्म। कहते हैं कि आप एक्सटेंडेड वारंटी के साथ पोस्ट एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए, ठीक जो है। कि आता है 8 साल 2 लाख किलोमीटर तक। ताकि आपने अपनी साल 2 साल गाड़ी अगर आपने ली है, आपने उसका वो एक टाइम फ्रेम पार कर लिया है, तो वो पोस्ट एक्सटेंडेड वारंटी के साथ 8 साल 2 लाख किलोमीटर तक उसको कभी किसी भी तरीके का डर उसके जहन में नहीं रहना चाहिए। अगर वो 5 साल पुरानी गाड़ी में लगवा रहा है, तो वो 5 साल 1 लाख किलोमीटर वाली वारंटी ले सकता है। अगर वो उसके आगे बियॉन्ड 8 साल या 10 साल पुरानी गाड़ी में लगा रहा है, तो वो एक स्टैंडर्ड वारंटी के साथ 2 साल 50,000 किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर होता है, हमेशा वारंटी टर्म्स में इस तरीके से लगा सकता है। हम कस्टमर को किसी भी तरीके से ये नहीं फील कराना, महसूस कराना चाहते कि हम्म। उसके लिए कोई एक्सटर्नल फिटमेंट जो फैक्ट्री फिटेड नहीं है, कि उसको किसी भी तरीके का कोई भी डर रहे या उसको कोई भी आने वाले समय में इशू आने की का छोटा सा भी जहन रहे, हमें वो उसके साथ नहीं। हमारे हमारे और कस्टमर के बिटवीन जो रिश्ता है वो हमेशा कंटिन्यूड रहे। हम चाहते हैं चाहे कस्टमर हमसे एक एक्स ईवी कार ले, जो हम्म। न्यू एंड यूज्ड कार विद प्री इंस्टॉल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सोल्यूशन है, एक्स ईवी सोल्यूशन के साथ जब रेट्रोफिट कार ले, तो वो हमारे साथ आने वाले समय में हमेशा जुड़ के रहे। वेयर एज जब वो हमारे साथ एक्ससीवी किट लगवा रहा है, उसमें उसको कोई भी किसी भी तरीके के अदर वैल्यू सर्विसेज भी हैं, इस अपनी सिस्टम्स मेंटेनेंस, अपने इंजन एंड परफॉर्म मेंटेनेंस, अपना व्हीकल मेंटेनेंस के साथ वो हमारे साथ एक्ससीवी केयर में जुड़े, जहाँ हम्म। की ग्रीन वॉश, बायोडिग्रेडेबल लुब्रिकेंट्स और इस तरीके से, और अपने कोई व्हीकल का जैसे कोई रिपेयर है, कोई डैमेज है, वो हमारे साथ एक्ससीवी केयर के प्रोग्राम में जुड़ा रहे, ताकि उसको ये ना सोचने को हो कि अरे मैंने ये सिस्टम लगवा लिया, अगर मुझे मेरा व्हीकल मैन्युफैक्चरर या मेरा ओईएम ब्रांड मेरे को कोई हेल्प या सहायता नहीं करना चाह रहा, तो हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। तो इस तरीके से एक ओईएम ब्रांड की तरह हम आ रहे हैं। फोक्स मोटर इज इंडियाज फर्स्ट एक्ससीवी रेट्रोफिट कार कंपनी, और हम्म। इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट कार कंपनी, जो कि इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक पहला ब्रांड फिनोमिनन है जहां पे न्यू मार्केट सेगमेंट्स इनिशिएट हो रहे हैं। और ये मार्केट सेगमेंट रेट्रोफिट कार कंपनी का सपना, शायद कौन सोच सकता है कि इसको इतनी ही आसान तरीके से ये मार्केट में लाया जा सकता है और कस्टमर्स इसका फुल बेनिफिट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी के लिए हम फोक्स मोटर को एक रेट्रोफिट कार कंपनी का ब्रांड बनाकर, जहां पर ऑलरेडी हम एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन में भी काम कर रहे हैं। हमने पिछले 2019-20 के आगे से चलते हुए हमने अपनी सप्लाई चेन स्ट्रेंथ बनाई है, जिसमें हम ऑलरेडी B2B सिस्टम्स, ईवी सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स में डील कर रहे हैं। हम्म। एक अच्छा रेवेन्यू बुक बनाया है हमने, अपने रेवेन्यू टारगेट्स हैं उसमें हमारे। हमने आज की डेट में हम 20 से 50 करोड़ का रेवेन्यू और टॉप लाइन बुक कर रहे हैं, जो कि जहाँ पे हम एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ईवी सप्लाई चेन के लिए। और
और उसके लिए डिमांड एग्रीगेशन कर रहे हैं हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। ठीक है। ठीक है। साथ ही चलते हम हमारे पास आने वाले समय के लिए एक्सपोर्ट मार्केट की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जहां पे हमें 1,000 करोड़ तक का ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है, जहां पे आने वाले 2 साल में हमने 200 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट, टॉप लाइन टारगेट रखा है अपने लिए। और हम इसमें 500 करोड़ का हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो PLI इंसेंटिवाइजेशन स्कीम है, प्रोडक्शन हम्म। लेड ऑटो कंपोनेंट स्पेस के लिए 500 करोड़ का 5 साल में केपेक्स इन्वेस्टमेंट विच गोज इनटू मशीनरी एंड इक्विपमेंट, स्टार्टिंग अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम एक सेपरेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू इसको डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, जो कि फोक्स फंड्स का हम नाम देकर इसको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 2 नाम की एक सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म फंड बनता है। में हम इंडियाज फर्स्ट EV वेयर हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इंडस्ट्री और हमारी बातों से थोड़ा सा डिफरेंट स्कोप में चला जाता है, कि जहाँ पे ये सॉल्यूशन तो हम हमारे लिए बिग B2C सेगमेंट है, जिसमें हम कस्टमर को बेनिफिट्स देना चाह रहे हैं अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से लेकर, जहां पर हम सप्लाई चेन में भारत में EV कंपोनेंट्स जब बनता है तो उसमें टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, उसके रॉ मटेरियल सोर्सिंग में सब कुछ हम देखते हैं कि सब कुछ इंपोर्ट ही हो रहा है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि हमारे यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाहर से इंपोर्ट होके ही आ रहा है। तो उस हमने ये चक्कर में क्या रहेगा कि उस चक्कर में ये भी बोलते हैं कि इसीलिए हम अगर कुछ अपना मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो कॉस्ट में चाइनीज काउंटर पार्ट से कभी कंपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स के जो रॉ मटेरियल वगैरह है या फिर जो कंपोनेंट्स वो बाहर से लेके आने पड़ रहे हैं, तो कॉस्टिंग वहीं से इंक्रीज हो जाता है। प्लस दूसरा चीज ये, क्योंकि अगर हमको बाहर से लेके आना पड़ रहा है तो चांसेस ये है कि मान लो कभी ग्लोबली कुछ इश्यूज आ जाए तो वो बाहर से हमको मटेरियल्स इंपोर्ट ही नहीं हो पाएंगे, तो हमारा क्या, हमारा प्रोडक्शन लाइन भी ठप हो जाएगा। हमने ये देखा कि जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के थ्रू इंसेंटिवाइजेशन स्कीम्स शुरू करी, जिसको हम कहते हैं फेम स्कीम आई थी, फास्ट अडॉप्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स। इसके चलते है इंडियन कंपनीज ने इसका बेनिफिट लेने के लिए चाइनीज इंपोर्ट्स का, का सहारा लिया, हम्म। जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये मेंशन था कि आपको 70% डोमेस्टिक सोर्सिंग आपकी रिक्वायर्ड है। आज हम्म। की डेट में हम देखते हैं कुछ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनीज और 3 व्हीलर कंपनीज इस गवर्नमेंट सब्सिडी का ओवर बेनिफिट लेने के चक्कर में आज की डेट में टैक्स लाइबिलिटीज में वो हम्म। चलते हुए एंड कस्टमर को आज उसके स्पेयर सर्विसेज के लिए उसका पूरा भरोसा टूट चुका है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी से और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर कंपनी से। आने वाले टाइम में हम ये सिचुएशन अपनी रेट्रोफिटमेंट कैटेगरी के लिए और मार्केट सेगमेंट के लिए बिल्कुल नहीं देखना चाहते। हम्म। हम नहीं चाहते हमारा कस्टमर का कभी भी विश्वास हमसे उठे। और दूसरी बात, जो चाइनीज इंपोर्ट्स होते हैं वो इंडियन टेम्परेचर कंडीशंस में, ड्राइविंग कंडीशंस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते, तो उनकी कोई रिगरस टेस्टिंग इंडियन कंडीशंस में नहीं हुई होती। वो चलते हुए हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन लेड इंसेंटिव जो हमारी सरकार ने हमारे जैसे ऑटो इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए जब इनिशिएशन करा है, तो वो मांगते हैं कि आपको 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन चाहिए। इसका मतलब बनता है कि 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के साथ आपका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स इंडिजिनाइज इंडिजिनस होगा। ठीक है। इंडिजिनस हो। इसमें जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग है, आप बेसिक रेयर अर्थ मटेरियल जैसे इंडिया में अवेलेबल नहीं है फॉर हम्म। बैटरी पैक्स, और सम रेयर अर्थ मैग्नेट्स फॉर इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्स। तो ये हम बेसिक मटेरियल्स कुछ तरीके से इंपोर्ट कर ले, पर इसकी फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसका उसका फाइनल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा इंडिया में रहे। तो फोक्स फंड्स के थ्रू जो हम भारत का पहला EV फोकस वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रियल पार्क लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम चार चार सप्लाई चेन पैरामीटर्स को, जिसमें मैं हम्म। अगर आपको बताऊं, पावर ट्रेन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसे हम कहते हैं
इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक एक्सल, तो ये पूरा पावर ट्रेन प्लेटफॉर्म सोल्यूशन होता है। ये एक मैन्युफैक्चरर सप्लायर इस तरफ से हमारे साथ को हम जोड़ रहे हैं। दूसरा, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जो कि बैटरी पैक सिस्टम्स डेवलप कर सके। तीसरा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते बहुत वायरिंग हार्नेस है, टेलीमेटिक सॉल्यूशंस हैं, ये सब इंडिया में ही डेवलप होकर मैन्युफैक्चर हो सके। और चौथा, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज, जिसमें एट द एंड हम एक फाइनल एंड सॉल्यूशन बनाकर एज अ ओईएम ब्रांड मार्केट में उतारे। और ईवी इकोसिस्टम में हमसे जो सप्लाई लेना चाहता है, हमारे सिस्टम्स को अडाप्ट करना चाहता है, जहां हम व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स से लाइक कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी काम करना हम्म। चाहते हैं फॉर अ जॉइंट प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, जो कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसेस में आए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स में आए, क्रेन्स में आए, बुलडोजर्स में आए। हमारे देश की पीएम एम्बुलेंस स्कीम आ रही है, जैसे उसमें हम हम्म। एक योगदान देना चाह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, कोई बस एंड वैन मैन्युफैक्चरर है, उसमें हम अपना सोल्यूशन, हमारे सोल्यूशन के साथ एक जॉइंट प्लेटफॉर्म बना के उस सर्विस को कैटर करें। तो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर और ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को लेकर बहुत से इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। और उसके लिए हम एक सप्लाई चेन कंसोलिडेशन का रोल प्ले करना चाहते हैं, जिसमें हम फोक्स फंड्स के थ्रू एक अच्छा वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रियल पार्क, एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हम एक 500 करोड़ का केपेक्स डिप्लॉयमेंट आने वाले 5 साल में देख सके। और इसको आगे मार्केट तक पहुंचाने के लिए फोक्स फाइनेंस के थ्रू, एक फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म के थ्रू, हम 200 से 250 करोड़ का लोन बुक बनाए, ताकि हमारे होलसेल डीलर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसी भी तरीके की वर्किंग कैपिटल की वजह से ईवी इकोसिस्टम में एंट्री लेने के लिए कोई भी किसी भी तरीके का लैग ना आए। तो इस तरीके से एक ग्रुप की तरह, जिसमें ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट, हम पूरे इकोसिस्टम के लिए क्रूशियल रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक अगर इकोसिस्टम डेवलप होगा तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अपने को रिजल्ट दिख सकता है। जब हम देखते हैं इकोसिस्टम की के लैग्स की वजह से, जब कस्टमर को छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी एंजाइटी रहे, तो ये किसी भी टेक्नोलॉजी को के अडेप्ट करने के लिए देश का ही नहीं, कस्टमर का विश्वास तोड़ना हमारे लिए ज्यादा एक नेगेटिव व्यू पॉइंट लाता है। कि हमें, देखा जाए तो यार, एक आम इंसान इतना भरोसा करके अपनी अपनी गाड़ी, मेहनत की कमाई लेकर हम्म। एक कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है, गाड़ी एक दिल से जुड़ा परचेज है उसके लिए, जहाँ पे हम किसी भी तरीके से कोई डिफिकल्टी ना आए उसे। और जहां पर है कि उसको एक जिस भी ब्रांड से ले रहा है, उसका पूरा सपोर्ट उसके लिए एक लॉन्ग टर्म वे में चलता रहे। अच्छा, और व्हाट डू यू थिंक कि जो गवर्नमेंट है, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी जब भी बाहर गए थे तो एलन मस्क से मिलके आए थे, टेस्ला को इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं, और इवन महिंद्रा ने भी अपने ईवी वगैरह लॉन्च करे हैं, वो भी काफी अच्छा खासा उसका नाम चल रहा है। टोयोटा के हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं। और फिर हमने ये भी देखा है कि ईवी के चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर भी काम हो रहा है। वरना सबसे बड़ी दिक्कत अभी क्या थी कि जैसे हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात करते हैं, तो ईवी के बारे में डिस्कशन तो बहुत होता है, गाड़ियां भी बहुत अच्छी हैं जो आज के टाइम पे आ रही हैं, लेकिन सब कुछ घूम फिर के वहीं पे आ जाता है कि जो चार्जिंग स्टेशंस है वो उतने ज्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट भी उस डायरेक्शन में काम कर रही है, आप भी उस इंडस्ट्री से हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर में आगे चल के जैसा ईवी पे फोकस चल रहा है, तो क्या फ्यूचर सिर्फ ईवी ही होने वाला है, या फिर ये बाकी सारी चीजें भी चलती रहेंगी, या फिर एक हाइब्रिड फ्यूचर होने वाला है? मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का वही फ्यूचर होगा जो कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल करेगा और उसकी एक्सपेक्टेशंस को एनहांस करेगा। हम्म। इसके चलते जब हमारे पास पेट्रोल और डीजल गाड़ियां आई, हम्म। तब हमने ये देखा कि तब कस्टमर कंफ्यूज होता था, यार मैं पेट्रोल की कार नहीं ना लेकर डीजल की कार लूंगा। उस हम्म। डीजल एक फ्यूल
पेट्रोल से थोड़ा सा सस्ता था उस समय। और तब उसमें देखा जाता कि डीजल की पावर एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है, लॉन्ग हम्म टर्म है। ठीक है। फिर जब सीएनजी का रुझान आया कि डीजल की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल से तो सस्ती पड़ती है, पर मुझे और सस्ती चाहिए, तो कस्टमर की डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस एनहांस हुई। वो हम्म को फुलफिल करने के लिए सीएनजी सिस्टम की तरह लोअर रनिंग कॉस्ट, उसके अपने चैलेंजेस थे। जैसे हम्म पेट्रोल से देखा जाए तो डीजल लेता है तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। जब डीजल से लो और रनिंग कॉस्ट कम करने के लिए हमने देखा कि हमें और रनिंग कॉस्ट में सॉल्व करना है प्रॉब्लम, तो हमने सीएनजी फ्यूल ले आए, जो कि आपकी पूरी बूट स्पेस ले जाता था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और पंप्स अवेलेबल नहीं थे। तो जब वो आया तो उसके आने वाले 10 साल 15 साल में आज की डेट में एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई। पर फिर हमने देखा कि जैसे हमारे कंट्री के और ग्लोबली हमारे एमिशन नॉर्म्स और पोल्यूशन की दिक्कतें आने लग गई, तो शायद हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक या कोई दूसरा पावर सोर्स को एक्सप्लोर करा जाए, जो कि व्हीकल प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक एमिशंस को भी कट करे और कस्टमर को और एफिशिएंसी देने की कोशिश करे। तो वैसे ही आने वाले समय में हाइब्रिड इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पावर सोर्स। हम्म आज की डेट में हम फ्यूल की एफिशिएंसी जितनी ड्रॉ हो रही है, उसको इलेक्ट्रिक मोटर इंटीग्रेशन से या इलेक्ट्रिक ड्राइव इंटीग्रेशन से उस एमिशंस को भी कम कर पा रहे हैं। और देख रहे हैं कि क्या हम एक एक सीमलेस एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए क्रिएट कर सके, जो कि चाहे वो हाइब्रिड से हो चाहे वो इलेक्ट्रिक से हो। हमारी कंपनी का फोकस है इट्स ऑलवेज अ एक्स ईवी, हम्म जो कि अगर कल को हाइड्रोजन फ्यूल भी आगे एक्सप्लोर होता है, जिसमें आज की डेट में उसका फिलिंग स्टेशन और मतलब और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, क्या उसको हम एक मल्टी फ्यूल प्लेटफॉर्म की तरह ला सकते हैं। टोयोटा ने हम्म बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने एक व्हीकल में लॉन्च करा है, इनोवा व्हीकल में, जहां पर वो एथेनॉल ब्लेंड पे भी चलता है। वो हाइड्रो उसमें फ्यूल सेल भी है, उसमें इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन भी है। कल को चाहे किसी भी हाँ, मतलब एथेनॉल, एक तो हम लोग वो भी देखते हैं ना, जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, वो इथेनॉल को भी काफी प्रमोट करते हैं। उनके पास भी शायद टोयोटा का एक गाड़ी है जो इथेनॉल पे ही चल रहा है। तो वो गाड़ी को वो यूटिलाइज करते हैं, ये कहेंगे कि एथेनॉल इज अ बायोडिग्रेडेबल फ्यूल, हम्म। और जो कि एक फ्यूल बनता है मोलाइसिस से। हाँ, मतलब उनका ये मानना है कि अगर इथेनॉल की गाड़ियां आ गई तो आगे चल के फार्मर्स के लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उन्हीं के जो रॉ प्रोडक्ट्स है, उसी का जो एक तरीके से मान लो कि फसल उगाने के बाद जो बच रहा है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आगे चल के फ्यूल की तरह यूज हो जाएगा, प्रोसेस होके। एग्रीकल्चर का बाय प्रोडक्ट हम्म को को एक फ्यूल का शेप देकर अगर हम एक व्हीकल के अंदर यूटिलाइज कर सके, जहां पे इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी भी साथ में जुड़ के है, तो इससे हम्म। बेहतर क्या हो सकता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू एनी सॉर्ट ऑफ फ्यूल adaptation, but it's a xev solution where the where the engine power source could be हम्म anywhere, be it a petrol, diesel, ethanol, hydrogen someday। ये सारी जो बेस पावर फ्यूल है उसके वो ऑलरेडी फोकस में रहेगा ही रहेगा। हाँ, पर हम इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन के साथ उसकी वैल्यू एफिशिएंसी, रनिंग कॉस्ट, फीचर्स, टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेशन एनहांस करके कस्टमर को प्रोवाइड करें। हमारा जो विजन है वो एक 5 से 10 साल पुरानी कंपनी बनाकर या स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स की तरह रेज करके कल को एग्जिट लेने का हमारा ऐसा कोई नहीं इंटरेस्ट। हमारे लिए हमने पिछले 15 साल की मेहनत से और 10 साल होने वाले हैं कंपनी एग्जिस्टेंस को, हमने एक अपने लिए एक लीनिएज बनाई है अपनी R&D और टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करके, और आगे हम अपनी एक 50 से 100 साल आगे एक लेगेसी बनाना चाह रहे हैं, ताकि ना ही सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री में, बट इंडिया को एक ऐसी शेप देना है जहां पर ग्लोबली उसकी टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसी और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ, ये दोनों ही एनहांस करें इंडिया के 5 ट्रिलियन ना करके एटलीस्ट 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हम का 2030 से लेके 2050 तक हम एक ग्रोथ पैरामीटर देखें। आज मोदी जी के
फोकस से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट था, नाना करते करते हम 3.5 से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हैं अपने जीडीपी प्रोडक्शन से। जैसे हम लोग आजकल देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है ईवी को। सिमिलरली जो एक्स ईवी है, मतलब आई थिंक इंडिया जैसे कंट्री में तो मुझको लगता है कि एक्स ईवी बहुत अच्छा चल सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कैसा सपोर्ट है? जैसे ईवी में तो सब्सिडी वगैरह भी मिलते हैं, आरटीओ का भी ये बोल रहे हैं कि जो आरटीओ चार्जेस हैं, यूपी में तो शायद ईवी में वो भी वेव ऑफ किया अभी कुछ टाइम के लिए। तो एक्स ईवी में एग्जैक्टली प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो कुछ गवर्नमेंट के सब्सिडीज हैं, या मतलब कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक्स ईवी का फॉर द एंड कंज्यूमर, अगर उसके बारे में आप कुछ बता पाओ तो। एंड कंज्यूमर एंड कंज्यूमर के लिए हम ये देख रहे हैं कि जैसे फेम वन स्कीम में हमारे रेट्रोफिटर्स के लिए एक स्कीम थी जिसमें 30% ऑफ द किट प्राइस और 90,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, ये सब्सिडी हमें ऑफर करी गई थी, जो कि फेम टू में इस ये सब्सिडी बिल्कुल ही निग्लेक्ट करके इसमें देखा, क्योंकि उस टाइम पे कुछ कंपनीज जैसे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो थोड़ा सा अपोज भी कर रहे थे कि रेट्रोफिटमेंट का क्या स्कोप है। बट आने वाले टाइम में 2020 के बाद जब फेम टू और जब फेम टू का शिफ्ट आया नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान के साथ, एनईएमपी के साथ, तो उसमें रेट्रोफिटमेंट को जगह दी गई, एक प्रोविजन आए उसका। तो आज की डेट में हम उस इंसेंटिवाइजेशन को भी रिवैम्प करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारी सरकार से डिमांड है इसको एक जीएसटी फ्रेमवर्क बनाकर, इसका हम्म। एचएसएन कोड कॉम्प्रिहेंसिव डिक्लेयर करके इसको 5 से 12% जीएसटी में लाया जाए। ऑटो ठीक है। इंडस्ट्री में जीएसटी का जो स्कोप है वो ये देखा जाता है कि एक ट्रांसमिशन गियर है, जैसे हम्म। हर गाड़ी में हर व्हीकल में यूटिलाइज होता है। एक कार में जब लो लगता है तो 28% जीएसटी के साथ आता है, जब एक टू ट्वेंटी व्हीलर परसेंट 28% में आता है कार के लिए, जब अच्छा। टू व्हीलर की बात करते हैं तो 18% में आता है, सेम कंपोनेंट। सेम कंपोनेंट। ओके ओके ओके। जब हम देखते हैं एक ट्रैक्टर में, वो अच्छा 12% जीएसटी जाता है। अच्छा, वो फार्मिंग का हो गया तो इसलिए कम हो गया। अगर ट्रैक्टर के किसी पार्ट या जैसे इंप्लीमेंट लगते हैं उसके, तो हम्म। उसमें जाता है तो 12 नहीं 18% ही लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मतलब तो ये आई थिंक ये अपने आप में ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। बिल्कुल। और जब ईवी की बात करते हैं, तब अगर बैटरी पैक है, लिथियम बैटरी पैक है, वो ईवी में एप्लीकेबल है तो 5% जीएसटी है। अगर हम्म। वही बैटरी पैक अगर स्पेयर की तरह यूज, मतलब एक इनवॉइसिंग मतलब बिलिंग अलग से आप उसको बेच रहे हो स्पेयर पार्ट की तरह। अलग, तो 5 नहीं 18% जीएसटी आता है। ओके ओके ओके। हमारी सरकार से ये एक्सपेक्टेशन है कि एक एटलीस्ट ईवी से रिलेटेड और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक या न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज को लेकर जो भी हम्म। कंपोनेंट्स हैं, उसको एक्स ईवी में कॉम्प्रिहेंसिव और कंक्लूसिव जीएसटी फ्रेमवर्क बने, ताकि जब व्हीकल की एप्लीकेशन है तो उनकी उनकी एप्लीकेशन व्हीकल प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसका जीएसटी डिफाइंड रहे। पर जब वो फैक्ट्री फिटमेंट को ना लेकर एक रेट्रो फिटमेंट के वे में किसी भी तरीके से किसी भी व्हीकल में जाता है, regardless हम्म। of its being electric two-wheeler, three-wheeler, four-wheeler, bus, tractor, construction equipment, or any way or form, we wish that the government should make a conclusive HSN code for all the EV systems and components, and it should be marked as हम्म। XEV as a एक्स ईवी। nomenclature। ठीक है। और उसमें कोई डिफाइन या डेफिनेशन करने की इशू ना आए, सीधे 5 से 12% का जीएसटी लगाकर पूरा सप्लाई चेन और पूरा वैल्यू चेन उसको इजी फिनोमिनन में अपना ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड फैसिलिटी को यूटिलाइज करके, कोई जीएसटी इनपुट है या इनपुट क्रेडिट जैसे मिलता है, तो आने वाले समय में अगर हमें इसको वाहन पोर्टल पे चढ़ाना है कि इस व्हीकल और इस कंपनी से रेट्रोफिटमेंट्स लगे हैं, क्योंकि इसके जब आप रेट्रोफिटमेंट करते हैं एक सीवी का, इसको आरसी पे नहीं चढ़ाना होता, इसको
एक गाड़ी पे बैज लगता है सरकार से इशूड एक्स ईवी का, और एक तरीके का कंप्लायंस प्लेट लगता है, जो कि इनफ होता है ये सिग्निफाई करने के लिए कि द व्हीकल हैज अ सम सॉर्ट ऑफ अ रेट्रोफिटमेंट, सम सॉर्ट ऑफ अ ईवी रेट्रोफिटमेंट। तो एक्सईवी का बैच और एक कंप्लायंस प्लेट लगाकर कस्टमर इजी एंड एक्सेसिबल तरीके से वाहन पोर्टल पे, जो हमारे डीलर्स हैं, वो उसको वाहन पोर्टल पे अपना इनवॉइसिंग लेके, अपना ट्रेड बेनिफिट दिखाकर उसका इंसेंटिव भी ले सके एनईएमपी के थ्रू। जब डीलर उसको व्हीकल पे चढ़ा रहा है, वो इंसेंटिव हमारे सप्लाई चेन में भी इंटीग्रेट हो सके एक एक कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी फ्रेमवर्क के साथ। और हमारी जैसी टेक्नोलॉजी कंपनीज इस इकोसिस्टम को जितना बढ़ावा अपने सप्लाई चेन कंसोलिडेशन और डिमांड एग्रीगेशन के थ्रू करेंगे, उतना ही ज्यादा इंडिया एक पिवटल रोल ग्लोबली प्ले कर सकेगा, जहां पर इट्स नॉट अबाउट डोमेस्टिक मार्केट एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन। इंडिया should be a test market and could be led towards global acceptability, being a ex-EV pioneer for European countries, for Latin American countries, for Southeast Asian countries, Middle East and East African markets. अब हमने अपना ईवी सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स का मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीकन मार्केट्स की तरफ एक्सपोर्ट्स शुरू करे हैं, और यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू हमें और इंसेंटिवाइजेशन और रेगुलेटरी स्कीम्स का हम एक फ्रेमवर्क बनाना हमने शुरू करा है, जिसमें आने वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमी हम तभी ऑटो इंडस्ट्री के थ्रू, जो एटलीस्ट 7 से 14% कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया की मार्केट ऑटो इंडस्ट्री की 4 लाख करोड़ की मार्केट है, और जहां पर ईवी का देखा जाए आज की डेट में, हम 2025 की शुरुआत में 2 से 5 हजार करोड़ तक का मार्केट रेवेन्यू भी नहीं हम एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर पा रहे। वेयर एज 2030 तक हम ये टारगेट्स देख रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ की मार्केट ईवी के लिए बना सकें, एटलीस्ट 1/4 मार्केट साइज ऑफ दिस entire auto industry should be catered from the EV ecosystem। और आने वाले समय में 1 लाख करोड़ की एफडीआई इंफ्यूजन से 20 से 50 हजार करोड़ के रेवेन्यू टारगेट्स फॉर द एंटायर इकोसिस्टम, wherein XEV would play the most crucial role। बिकॉज जब तक सप्लाई चेन को की स्ट्रेंथनिंग नहीं है, जब तक वैल्यू चेन कह रही है कि हमें तो काम करना है, हमें तो इसको एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो ये लैग्स को खत्म करने के लिए हम गवर्नमेंट से भी के साथ एक हैंड होल्डिंग बनाकर और पूरे इकोसिस्टम को लेके साथ, वी लुक फॉरवर्ड टू मेक इंडिया प्राउड ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज, इट्स कोर टैलेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो अगर एक्स ईवी में हम एज अ इंडिया को पायनियर बना के वर्ल्ड लेवल पर अगर कुछ क्रिएट कर पाते हैं, जिसमें आई थिंक आप काम कर भी रहे हो, तो ये तो सिर्फ एक्स ईवी के लिए नहीं, मतलब कि एक ओवरऑल हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि जब चांद पे पहला स्टेप रखा गया था, तो उन्होंने ये बोला था कि वन स्टेप ऑफ अ मैन बट अ होल लीप फॉर अ मैनकाइंड। तो ये सिमिलर एब्सोल्युटली। ही है कि अगर मान लो हम, फिर हमको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि फिर इंडिया से भी एक ग्लोबल लेवल पे टेक्नोलॉजी में पायनियर कंपनी बनाई जा सकती है। और हो सकता है फिर ऑटोमोटिव में नहीं, फिर अलग अलग इंडस्ट्री सेगमेंट में भी लोग को फिर वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हाँ यार, अब इंडिया में बना के सिर्फ इंडिया में नहीं बेचना, इंडिया में बना के पूरे देश में बेचना है, मतलब पूरे वर्ल्ड में बेचना है। हमारा फोकस हमेशा से यही था, वी वांटेड टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स ऑन विच वी कुड create a product category, initiate market segment, represent the country as a brand led and technology backed, where India should not just be limited to the fifth largest economy just by the virtue of its consumption, हम्म। but हर इकोनॉमी का ग्रोथ और
एक टॉप लीडरशिप उसकी कंजम्पशन से आगे बढ़ के पूरी ग्लोबली जो एक्सेप्टेंस है, जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं, जो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, वो कैसे इवॉल्व हो सके। इंडिया को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का टैग आज भी देखा जाए तो ग्लोबली देखा जाता है। हाँ, अभी भी है। वो मैं देख भी रहा था कि ये जो बाहर के न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स वगैरह रहते हैं ना, जब इसरो ने चंद्रयान वगैरह लॉन्च किया था, तो उन्होंने एक ऐसा कार्टून भी बनाया था कि अंदर एलिट क्लब है जहाँ पे वो सारे इंग्लिश मैन बैठे हुए हैं, और बाहर उन्होंने इसरो को दिखाया था कि एक ऐसा है आदमी, वो आई थिंक भैंस को लेके या किसी उसको लेके वो बाहर किसान की तरह खड़ा हुआ है। तो वो तो है एक, मतलब वो कॉलोनियल माइंडसेट है कि वो लोग ये सोचते हैं कि इंडिया थर्ड वर्ल्ड है, और वो चाहते भी हैं कि वो इंडिया उनके लेवल पे ना आए कभी। हमारे लिए इंडिया को सिर्फ एक थर्ड वर्ल्ड की तरह नहीं, हम्म। उसको फर्स्ट वर्ल्ड, जहां पर हम देख रहे हैं यूएस डॉलर इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है अपनी करेंसी मार्कअप से, वो भी अपनी लीडरशिप खोने का डर है उन्हें कि क्या हम्म। वो रेजिस्टेंसी लैग तो नहीं कर जाएंगे हमारे जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज के सामने। और जहां पर हम देखते हैं हमारी हमारी आईएनआर करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर रही है व्हेन when it's compared to the global currency and economical markets। इंडिया के लिए जितना मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हम बढ़ा सकते हैं और जितना हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व और इनवाइट कर सकते हैं, उसी से इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी एक ग्लोबल स्टोरी बन सकेगी। और ऑटो इंडस्ट्री एक लार्जर सेक्टर है जिसमें ईवी एज अ सब सेक्टर, वो हम जितना ग्रो करेंगे उतना ज्यादा लिमिट्स को हम ब्रेक और बैरियर्स को हम बिल्कुल नेग्लिजेंस से जब देखा जाता है तो बैरियर्स को जितना हम बियॉन्ड बाउंड्रीज कर सकेंगे उतना ही ज्यादा इंडिया की एक ग्रोथ स्टोरी नहीं, एक लीडर स्टोरी देखी जाएगी। आज की डेट में सिर्फ इंडिया की कंजम्पशन को लेकर ग्रोथ स्टोरी की उसकी इमेज परसीव करी जाती है ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो एक लीडर स्टोरी बनी चाहिए, इंडिया एज अ ड्रीम की तरह रिप्रेजेंट होना चाहिए। और वो दिन चले गए जब अमेरिका एक ड्रीम होता था हाँ, एज द एन। ग्रेट अमेरिकन ड्रीम हुआ करता था एक टाइम पे। बिल्कुल। और इन आई थिंक वाई अब द ग्रेट इंडियन ड्रीम बनाने का टाइम आ भी गया है। और मतलब एंड वी हमने भी अपने पॉडकास्ट का जो नाम रखा था वो इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स इसीलिए रखा था कि हम लोग भी वही थे कि जैसे आपका ड्रीम हो गया, या ऐसे हम लोग अलग अलग लोगों के साथ जो पॉडकास्ट करते हैं, तो हम लोग भी इंस्पायर्ड होते हैं उन ड्रीम से कि हाँ भाई, अच्छा आप वर्ल्ड लेवल पे कुछ करना चाह रहे हो, या कोई समबडी है कि वो चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ ग्लोबल लेवल पर करना चाह रहा है। तो ये सब ड्रीम्स ही हैं, मतलब अलग अलग इंडियंस हैं, वो अपने अपने ड्रीम्स देखेंगे, तो कंबाइंड नंबर ऑफ ड्रीम्स जब हमारे बड़े होंगे तो फिर हमारा देश भी ग्रो करेगा। and more power to the Indian dream and to your podcast inspired by dreams for giving me the opportunity to be on this podcast and नहीं, इट वाज आवर प्लेजर बिकॉज अदरवाइज इंडिया से एक ऐसा कंपनी बन रहा है जो कि ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी का पायनियर बनने वाला है, मतलब हमको भी वो जानने को मिला, तो ये हमारे लिए भी इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस ऑल्सो। and एक दो I रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, इसका फटाफट आंसर देना। कि सबसे पहले तो वन ईवी मिथ दैट यू थिंक शुड डाई। anxiety, range anxiety हम्म। और वन वर्ड टू डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ ईवीज इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। in the world. The EVs should be perceived as the liberating technology who can enhance dreams for consumers and customers. हम्म। I guess that would be uh, the technological uh, face or the technological purview when it's being accepted by people globally. अच्छा, पेट्रोल और ईवी। XEV. नहीं, वो तो फिर आपने मेरा क्वेश्चन ही खत्म कर दिया, मैं ऐसे लाइन से आने वाला था, बट ठीक है, दैट इज ओके। Okay. So हाँ। petrol and EV.
समथिंग अ कॉम्बिनेशन. हम्म। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है निखिल, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। फ्यूचर में हम लोग निखिल को और फॉक्स मोटर को क्या करते हुए देखने वाले हैं? और फ्यूचर में आप हमें कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजिकल फोरफ्रंट आइडियाज को जितना ज्यादा हम लोगों के साथ और लोगों के लिए इसको एक केटर कर पाएंगे, उनकी उनकी एक्सपेक्टेशंस को, उनकी डिमांड्स को, हमें एक लीडर पोजीशन, सिर्फ हमें अपनी कंपनी या अपने ग्रुप को ही नहीं, इस कंट्री के कुछ की माइलस्टोन्स हैं, और हमारे सेक्टर के और सब सेक्टर के कुछ चैलेंजेस भी जो हम फेस करते हैं, जहां पर मोर R&D इन्वेस्टमेंट एंड मोर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज को एनहांस करते हुए ऑटो इंडस्ट्री would not just be a consumption story, but has to be a global story which combines technological competence, manufacturing strength, and services, value-added services, back-end services, which we could cater to the global industries. And again, XCV could play a very pivotal role in that. अच्छा, जहाँ तो पे अगर मतलब मुझे अपनी AI, गाड़ी में एक्सयूवी फिट करवाना है तो कहाँ आना पड़ेगा? आपको बस हमें एक कॉल हम्म। करना पड़ेगा, and your vehicle should be picked up from your place and would be converted in a turnaround time. आपको 12 घंटे में आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, एक सो ऐसा समबडी, टेक मतलब कोई प्लेटफॉर्म, दिल्ली एक में नहीं वाहन है, पोर्टल के कोई साथ. बैंगलोर में इस पॉडकास्ट को देख रहा है, या मान लो कोई कंट्री में किसी भी कॉर्नर पर है, तो अगर मान लो उसको एक्सईवी करना है अपने कार को, तो उसको क्या करना होगा? वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है? See, our brand and retail platform is getting linked with government portals, वाहन portals, and also from retrofitment centers. और हमारी जो डीलरशिप प्रोग्राम है, जो कि हम्म। एक OEM ब्रांड मॉडल की तरह आप देखते हैं, सेल्स, स्पेयर सर्विसेज, आर is coming up like sales, aftermarket, and services. So हम्म। our dealerships are coming in the key markets in the phase one, which includes Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, and Chandigarh. And in these five key markets, we are building a brand and retail platform where sales, aftermarket, and services, wherein people could buy retrofit cars, retrofit kits, and retrofit care services could be utilized by them. And in the other smaller states and smaller geographical markets, with a single dealership presence, and also with government associated retrofitment centers, एक PPP मॉडल के साथ हम टच पॉइंट्स बनाए, जहां पर कस्टमर को अगर एक्सपीरियंस करना है तो वो हमारी डीलरशिप में जाकर एक्सपीरियंस कर सकता है, और सिर्फ एक ओमनी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कुड गेट हिज कार पिक्ड अप to the nearest retrofitment center, and it could get converted and installed, and वो 10 से 12 घंटे में उसके पास वापस डिलीवर हो जाए व्हीकल. And this could be coming up in a omni channel network. This इंश्योरेंस could वगैरह तो उस पर be, वैलिड रहता होगा ना? इसमें कार वैलिड का इंश्योरेंस इंश्योरेंस या वैलिड बाकी सारी रहता चीजें? है. हाँ जी, आपकी एग्जिस्टिंग वारंटी आपकी व्हीकल की मेंटेन रहती है. जो एडेड एंड अफेक्टेड पार्ट्स हैं, उनकी वारंटी हमारे पास आ जाती है रेट्रोफिटर के पास. और हम कस्टमर को किसी भी तरीके का विश्वास उसका तोड़ना नहीं चाहते उसके व्हीकल ब्रांड से भी. अगर कल को व्हीकल मैन्युफैक्चरर, व्हीकल ब्रांड उसकी सर्विसेज या वारंटी को केटर नहीं कर रहा, तो वो सीधे हमारे पास आकर अपनी कोई भी डैमेज, रिपेयर, मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, वो यूटिलाइज कर सकता है. हमारा काम सिर्फ रेट्रोफिट किट को लगा देना और उसके बाद कहना कि अच्छा चलो, तो तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे साथ, हमारी सर्विस हमारे साथ, हम साथ में मिलके चलना चाहते हैं. जहाँ पे एक OEM ब्रांड की तरह हम अपने आप को, फोक्स मोटर को एक रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं. और व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉस्टिंग, या उसका कॉस्टिंग क्या रहता होगा? इसकी कॉस्टिंग अभी हम थोड़ा सा मार्केट में प्राइसिंग की तरह से रोल आउट नहीं करना चाह रहे, बिकॉज वी आर स्टिल इन
discussions with the government to finalize on the GST framework. पर ना करते करते ये 1 से 2 लाख के प्राइस पॉइंट में हम लाना चाह रहे थे पहले, बट विद GST लैगिंग हम ये थोड़ा सा 2 लाख से एडिशनल जा रहा है, और विच इंक्लूड्स द बैटरी पैक एज वेल। तो 2 लाख प्लस GST, कुछ मॉडल्स के लिए 2.25 से 2.5 लाख प्लस GST, डिपेंडिंग अपॉन द रेंज। एज स्टैंडर्ड वी आर गिविंग इन 50 किलोमीटर्स ऑफ EV range, and which could be extended as per the vehicle applicability or the customer's expectation to be taken it to 100 kilometers and even beyond. Because कुछ critical vehicle applications में अगर कस्टमर को 100 किलोमीटर से भी बियॉन्ड रेंज बढ़ानी है, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट देकर उसको यूटिलाइज। मतलब यू कैन हैव कस्टम सॉल्यूशंस, मतलब जब जब आपके पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है जो आपको डायरेक्टली रीच आउट कर रहा है, तो मे बी डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट यू कैन हैव अ बेटर सॉल्यूशन फॉर देम आल्सो। Absolutely. And that's what I said at the first place. XEV should always liberate the vehicle and liberate the customer to use it however they should want to use or need to use. Hybrid is default. Electric is his choice to drive on automatic. Even in hybrid, for the initial 30 kilometer of speed, he doesn't need to put in the first and second gear. The vehicle on the neutral gear only drives up to a speed of 30 kmph, and then the customer uses his clutch to put in the third gear and fourth gear and subsequently fifth gear. So even hybrid operation has a combination of automatic driving and manual driving. हमने कस्टमर्स में देखा है वो हमेशा ऑटोमेटिक से ना खुश होकर मैनुअल को सोचते थे, और मैनुअल को सोच के कहते थे अरे मुझे वो कंफर्ट नहीं आ रहा। तो व्हाट डू यू थिंक, ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल, आपको क्या पसंद है? मेरे को पर्सनल चॉइस में मैनुअल पसंद है, जिसमें मैं व्हीकल को किसी भी तरीके से रैप अप कर सकता हूँ, हम्म। एफिशिएंटली चला सकता हूँ। और ऑटो इंडस्ट्री से आते हुए, टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हुए, मेरे को थोड़ा सा ज्यादा रुझान था मैनुअल की तरफ। हम्म। सो या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिल्डिंग दिस ठीक है, प्लेटफॉर्म। परफेक्ट है, परफेक्ट। ठीक है निखिल, तो इसको हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जो आपके डीलरशिप वगैरह के डिटेल्स हैं वो आपके वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएंगे, कहाँ पर मिलेंगे किसी को अगर रीच आउट करना है तो? हमारी वेबसाइट पे एक पार्टनर विद अस का एक पेज है, जिसमें एक डीलर पार्टनर एट foxmotor.com हम्म। से जो भी एवी इकोसिस्टम के वैल्यू चेन में लोग हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एक मेल के द्वारा। एंड ठीक है। और जो एंड कस्टमर है वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है जिसको अपनी कार में फिट करवाना है? कस्टमर्स के लिए हम अभी एक एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाह रहे हैं, हम्म। जिसमें वाहन पोर्टल के साथ कोलैबोरेट करके हम इसको मार्केट में लेके आएंगे। पर हम्म। उससे पहले हम एक टैक्सेशन फ्रेमवर्क का जो प्रोसेस है वो फाइनल करके फिर हम्म। उस वाहन पोर्टल के थ्रू उसको मार्केट में रोल आउट किया जाएगा। और वो इन्फॉर्मेशन भी आपके, मतलब जब भी आप आओगे तो आपके प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा सारा? वो एग्जैक्टली हमारे प्लेटफॉर्म से तो प्रमोट किया ही जाएगा, वो हम्म। सीधे वाहन पोर्टल से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे रेट्रोफिटर्स और रेट्रोफिटिंग कंपनीज जो भी हमारे अलावा 2 व्हीलर 3 व्हीलर बसेस ट्रैक्टर्स ट्रक्स, कुछ कुछ ना कुछ इनोवेटर्स लगे रहते हैं। सही बात है। हमारी कंपनी अब पैसेंजर कार कैटेगरी में लीडर है, और रेट्रोफिटमेंट का जो यूज केस बनता है हम्म। एक्स का, वो जितना बेहतर पैसेंजर कार में आ रहा है, उतना हम देख रहे हैं कि अदर व्हीकल प्लेटफॉर्म्स में देखा जाए तो उसकी एक वैल्यू प्रोपोजिशन स्टिल लैग कर रही है, और पैसेंजर हम्म। कार में उसकी वैल्यू एफिशिएंसी उसकी बहुत इंक्रीज करके वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर के लिए बहुत सेंसिबल बन रहा है, क्योंकि पूरी गाड़ी का रनिंग कॉस्ट, पावर परफॉर्मेंस, डिग्गी में सिर्फ 20 से 25% की स्पेस जाती है, वो भी आपके स्टेपनी टायर स्पेस में आपका बैटरी पैक शिफ्ट हो जाता है, और आपका स्पेयर टायर जो होता है वो आपका ऊपर प्लेस हो जाता है। हार्डली टेक्स 20 to 25% बूट स्पेस इन अ टिपिकल हैचबैक, एक स्विफ्ट हम्म। जैसी का यूज केस लेके चल रहे हैं। और कोई जो एंट्री लेवल एसयूवीज हैं या एमपीवीज हैं, तो उसमें तो हम इसमें तो उसमें तो
लेस देन 25% बूट स्पेस में भी आराम से सिस्टम डिप्लॉय हो रहा है, और सिर्फ 50 किलोमीटर तो एक डिफॉल्ट ड्राइविंग ईवी रेंज है। इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉस्ट। एंड हाँ मतलब बैटरीज बढ़ाने पड़ेंगे अपने को। बिल्कुल, थोड़ा सा सेल और बैटरी पैक बढ़ाना पड़ता है, और उसमें कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट डिफरेंस नहीं आता। ना करते करते 50,000 से लेके 1 लाख तक का इंक्रीमेंट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच द एक्सपेक्टेशंस टू बी बाय द कस्टमर, उस तरीके से हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। and we see a very promising growth coming up with these provisions from state governments, like 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक किट लगाकर आप रोड चला सकते हैं, 15 साल की पेट्रोल गाड़ी। पर स्क्रैपेज पॉलिसी को देखते हुए हम चाहते हैं कि कस्टमर इसको जितना जल्दी अडेप्ट करेगा, उतना उसकी जो कॉस्ट भी रिकवर हो पाएगी, वो उतना वो फीचर्स को एंजॉय कर पाएगा। तो हम तो सजेस्ट करते हैं 2 से 5 साल पुरानी गाड़ी में ये परफेक्ट है, इस गाड़ी इसको लगाना, क्योंकि न्यूअर ट्रेंड्स पे वो लैग ना करे बिल्कुल भी। वो कभी हम्म। उसको ये ना लगे कि यार मेरी गाड़ी पुरानी हो रही है, या मुझे कुछ नया मजा नहीं मिल रहा, नया एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रहा। तो वो गाड़ी को 2 साल 5 साल पुरानी गाड़ी में आराम से लगाए। यूज का मार्केट में इसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है इवन। अच्छा। यूज का मार्केट की देखा जाए तो हम्म आप देखें, कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं सीएनजी जैसे फ्यूल को लोअर रनिंग कॉस्ट की वजह से। हम्म बेसिकली इसमें 30 to 50% डिक्रीज इन योर रनिंग कॉस्ट है एक्सईवी में, और आप ऑप्शनली प्लग इन चार्ज करके 1 रुपए किलोमीटर पे चल सकते हैं। तो आपकी तो अगर आप प्लग इन चार्ज करके चल रहे हैं तो आपकी तो रनिंग कॉस्ट पेट्रोल के देखा जाए तो 10 रुपए किलोमीटर से आप सीधे 2 रुपए किलोमीटर पे आ रहे हैं। हम्म। क्योंकि और आपका देखा, जो कि हम सिर्फ सेल्फ चार्जिंग से बात कर रहे हैं, अगर आप प्लग इन चार्ज करके चलते हैं तो आपका 1 रुपए किलोमीटर पड़ता है। आई मीन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हैविंग अ पावर परफॉर्मेंस in your vehicle at a 2 rupee cost from self charging, and an option plug-in to have a 1 rupee kilometer uh, running cost, and this is a incremental efficient overall value proposition for the customer। और ऑटोमेटिक का मजा मिल रहा है आपको मैनुअल में ही, जिसमें आपको मैनुअल पे चलाना, मैनुअल पे चलाइए। आप ईवी पे चलाना चाह रहे हैं, न्यूट्रल गियर करके सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक यूटिलाइज करें, और एक बहुत अमेजिंग सा एक्सपीरियंस आने वाला है ये ऑटो जगत में। हाँ, और आज के टाइम पे तो जो हमारा यूथ भी है ना, वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए काफी एक्साइटेड और ईगर भी है। मतलब आई थिंक जो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब बिकॉज हर जगह टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आ गया है कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यूथ है आजकल ईगर तो है। तो कुछ ऐसे कोलेबोरेशंस भी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं, जैसे कि आपने बोला कि ये यूज्ड कार में भी काफी सारी ये चीजें काम कर सकते हैं, जैसे स्पिनी है, Cars24 है। इस इनके जो सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म पे ये जो कार सेल कर रहे हैं, इनके कार्स में आप रेट्रोफिट लगा के और फिर इनके थ्रू आप सेल कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ होने वाला है क्या? ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो? ब्रांड कोलैबोरेशंस देखा जाए तो हम जैसे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ कर रहे हैं कि उनके व्हीकल प्लेटफॉर्म्स, न्यू हम्म कार्स में हम्म हम ये सिस्टम इंस्टॉल करें, हम्म हमारे रेट्रोफिटमेंट सेंटर्स में और हमारी डीलरशिप्स के थ्रू इसको क्रॉस बैच करके सेल किया जाए। हम्म। जैसे हमने मारुति सुजुकी और टोयोटा का हमने देखा, जो कि क्रॉस बैजिंग के तरीके से, या कई निसान था, रेनो था, हाँ मतलब जो इन्विक्टो है और जो इनोवा का उसका वो है, प्लेटफॉर्म्स होता है। वो आई थिंक सेम ही है। बिल्कुल सेम व्हीकल प्लेटफॉर्म है, सेम इंजन हम्म एंड ट्रेन है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है, बस क्रॉस बैजिंग के वजह से उसको मार्केट में लेकर जा रहा है। तो हम ऐसे ओईएम व्हीकल मैन्युफैक्चरर साथ भी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। जो यूज्ड कार प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें हम आज की डेट में कुछ कोलैबोरेशंस देख रहे हैं, जो कि हम बैक एंड पे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बिकॉज हम्म प्लेटफॉर्म्स में भी जो यूज्ड कार्स है वो ओपन मार्केट से प्रोक्योर करके, हम्म। एंड वो अपने ब्रांड से उसको रिफर्बिश करके एक वारंटी अटैच करके देना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि वो वारंटी शायद हमारे थ्रू वो अटैच हो सके, और सिस्टम इंस्टॉल होकर वो अपने ब्रांड नेटवर्क से भी सेल करें, और हम अपने ब्रांड नेटवर्क से भी सेल करें, और ताकि कोलैबोरेटिव सोर्सिंग एफर्ट बने यूज कार्स का। हाँ मतलब रिफर्बिशिंग के टाइम पे रेट्रोफिटिंग भी हो गया उसमें, और फिर उसको एब्सोल्यूट, एज अ एक्सयूवी आपने सेल कर दिया।
एप्स एज ए एक्सईवी उनके ब्रांड प्लेटफॉर्म से भी सेल हो रहा है, हमारे ब्रांड प्लेटफॉर्म से भी सेल हो रहा है। हम्म। और इसको हम ऐसे देखना चाहते हैं, एक्सईवी। अब जैसे एक्सईवी कार, हाँ जिसमें मतलब XEV 700। एक्सईवी 700, हाँ एक्सईवी स्विफ्ट, एक्सईवी डिजायर, हाँ। एक्सईवी हम्म। अर्टिगा, इस तरीके से कुछ हाँ मॉडल। मतलब वो एक अलग ही बन गया ना, जैसे स्विफ्ट LXI, स्विफ्ट VXI, ऐसे ही स्विफ्ट XEV। हम एक्सईवी को पहले लगाना चाह रहे हैं, सफिक्स की हाँ XEV स्विफ्ट। हाँ। प्रीफिक्स की तरह। हम्म। तरीके से हमारा रुझान बन रहा है, देखते हैं कैसे मार्केट इसको एक्सेप्ट करती है। और अभी तक हमें बहुत स्ट्रांग डिमांड है इस नहीं, देश के इट्स अंदर वेरी जिस। इंटरेस्टिंग, और जैसा मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। मतलब आपने जो भी हार्ड वर्क और एफर्ट है वो तो आप कर ही रहे हो, हम्म प्लस एक्साइटिंग है, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मान लीजिए दो टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट होंगे, वो हम्म। एटलीस्ट इसको एक्सपीरियंस तो करना चाहेंगे। हम ये देख रहे हैं कि इस देश में किसी की भी गाड़ी 5 साल से भी पुरानी हो रही है, हम्म तो वो एट द एज अ कस्टमर वो सोचता है यार मेरे को गाड़ी चेंज करने का टाइम आ गया है, या हम्म। मैं गाड़ी सेल ऑफ करके ईएमआई एडजस्ट करके एक दूसरा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। हम देख रहे हैं वो कस्टमर सबसे पहले हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हम्म बिकॉज उसका एक इमोशनल अटैचमेंट है अपने व्हीकल से। और जब वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा है तो उसको उसको लग रहा है यार मेरे को अपनी गाड़ी ये सेल ऑफ करके एक डेप्रिशिएटेड कॉस्ट मिलेगी, उसको फिर मैं डाउन पेमेंट करूंगा, फिर उसकी ईएमआई का सर्कल बनाऊंगा। हम देखते हैं कि ये एंड कस्टमर जो है, जो कंज्यूमर है, एक पर्सनल व्हीकल की तरह जो यूज कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल में इतना मार्केट का एक डिमांड है कि सोचो जो 10 रुपए किलोमीटर, 8 रुपए किलोमीटर पेट्रोल डीजल की टैक्सी चलती थी, आज वो सीएनजी के साथ 5 रुपए किलोमीटर, 6 रुपए किलोमीटर पे चल रही है। सोचो ये हाँ एक्सईवी सोल्यूशन लगा के वो 2 रुपए किलोमीटर पे चला रहा है अपना हाइब्रिड ऑपरेशन में, सेल्फ चार्जिंग मोड में, और प्लग इन चार्ज करके 1 रुपए किलोमीटर पे चल रहा है। तो उसके लिए तो ये सिर्फ एक एक सुविधा, एक फीचर नहीं है, एक कमाई का जरिया भी बन रहा हाँ मतलब टैक्सी वाला जो पूरा ये राइड हेलिंग इंडस्ट्री है, है। राइट। उसके लिए भी अपने आप में ये एक बहुत बड़ा वो हो जाएगा कि उनके पास अपने ऑलरेडी टैक्सी तो है ही, अब वो नया गाड़ी तो खरीद नहीं सकते। अपने बिल्कुल। टैक्सी में ही अगर वो रेट्रोफिटिंग करवा लेते हैं, राइट। जैसे सीएनजी का फिट करवाते थे, वैसे ही आपने ईवी को रेट्रोफिट करवा लिया, XEV को, तो उनका क्या, उनका मार्जिन बढ़ जाएगा टैक्सी में, और वो रिकवर भी जल्दी कर सकते हैं, बिकॉज उनका क्या है, उनका डेली का कंजम्पशन और नंबर ऑफ किलोमीटर्स तो काफी ज्यादा है ही। हम देखते हैं एक पर्सनल कार यूजर इसकी कॉस्ट 2 साल में पूरी कर लेगा, अगर वो 50 से 70 किलोमीटर अपनी गाड़ी को रेगुलरली चलाता है। हम्म और अगर एक कमर्शियल व्हीकल यूजर इसको, क्योंकि वो तो 300 300 किलोमीटर एक दिन में चलाते हैं, पर अगर वो हम्म 100 किलोमीटर भी अपनी गाड़ी को चलाए तो उसकी पूरी कॉस्ट 1 साल में रिकवरी हो जाएगी। हम्म उसके बियॉन्ड जो भी वो चला रहा है वो तो उसकी जेब में एक सीधी कमाई हो रही है। और उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है अपने व्हीकल की, वो उसमें उसे किसी भी तरीके का मेंटेनेंस का कभी इशू नहीं है। क्योंकि एक कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर के लिए हमेशा यही रहता है कि यार ये मेरा फ्यूल कॉस्ट हो गया, ये मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, ये मेरा ईएमआई कॉस्ट हो गया, और मेरे को सब कुछ निकाल के मतलब दिन के 500 1000, अच्छे दिन पे 2000 3000 से ज्यादा नहीं बच सकते। अगर जितना ज्यादा इस व्हीकल को यूटिलाइज करेंगे, एक्सईवी में तो जितना ज्यादा ट्रैफिक में यूज करेंगे उतनी जल्दी सेल्फ चार्जिंग होगी। हम्म इट्स अ twin regenerative charging platform which we call as hybrid region drive, and the हम्म more you drive in traffic the more would be the self charging। हमने कुछ टेस्टिंग रिजल्ट्स में देखा 70 किलोमीटर इसको आप हाइब्रिड पे चलाएं तो 50 किलोमीटर के लिए बैटरी चल पूरी चार्ज हो जाती है। अच्छा। और कुछ यूज केसेस में हमने देखा कि इसको मतलब एक तरीके से 100 रुपए के पेट्रोल में आप 150 रुपए चल रहे हो। ये और कहीं ना कहीं तो ये भी देखा गया कि जितना ज्यादा आप इसको चला रहे हो हम्म ट्रैफिक में, 50 to 50 से लाइक 50 to 50 की रेशो में भी काम कर रहा है। बिकॉज दिस हैज बेंचमार्क्ड द इंटायर hybrid electric powertrain platforms which we saw at the first place coming from Toyota। हम्म वो भी पिछले 20 साल में इवॉल्व होता गया, फ्रॉम जनरेशन 1 to जनरेशन 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड नाउ दे आर बिल्डिंग पार्टनरशिप्स with other vehicle manufacturers as well. So like Toyota collaborated with
विद सुजुकी ग्लोबली, एंड जो हम्म। अलग मार्केट्स में अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कस्टमर्स को ऑफर करा जा रहा है. एंड लाइकवाइज वी वांट टू क्रिएट आवर ओन स्पेस as a brand in the marketplace where it could recognize and as a collaborator for the entire EV ecosystem and the auto industry. नहीं, इट्स साउंड्स इंटरेस्टिंग, और आई विल वेट कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है. मतलब आई थिंक पॉइंट्स तो अभी भी और सारे बहुत सारे रह गए जो हमको डिस्कस करने थे, बट उसको हम लोग एक किसी नेक्स्ट टाइम के लिए बचा के रखते हैं, कि इसका कभी फॉलो पॉडकास्ट जब हम लोग करेंगे. क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी आई थिंक हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया है. अभी के लिए व्यूअर्स के लिए इतना इन्फॉर्मेशन ही सफिशिएंट रहेगा. जो एडिशनल सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हम लोग बचा के रखते हैं. तो थैंक यू सो मच निखिल, आपने अपना टाइम दिया. राइट. कहानी अभी बाकी है. हाँ. लेट्स सी. कहानी अभी बाकी है. हाँ, देखो कहानी तो चलती रहेगी, बिकॉज ये तो आप जो क्रिएट कर रहे हो ये कोई 2 4 5 साल वाला बिजनेस तो है नहीं. ये तो एक लेगेसी बिजनेस है जो कि अभी तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. मतलब जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा ग्रो करेगा. राइट राइट राइट. चलो मतलब करते हैं जैसे इसको आगे. लेगेसीज है ना, जैसे होंडा टोयोटा लेगेसी बन गए, ऐसे ही अ, फोक्स मोटर भी एक लेगेसी ही बन जाएगा आगे चल के.